अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अहमद रज़ा ख़ान और ये मेडिको लीगल ट्रेनिंग के फोर्थ बैच का सेकंड लेक्चर है। आज हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन, कंसेंट, कोर्ट एविडेंस और मुख्तलिफ जो है ना क्वेश्चंस है, इंटरैक्टिव सेशन है, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आज मैं आपको थोड़ा सा इस मामले में गाइड करूंगा कि अगर कोई एक्सट्रीमली क्रिटिकल पेशेंट आ गया आपके पास, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग है और आप चाहते हो कि एक ग्लांस में जो है ना आपको थोड़ी बहुत इंजरीज जितनी भी आप नोट कर सकते हैं, या आप साथ ऑपरेशन थिएटर चले गए हैं, वहां जाके आप इंजरीज देख रहे हैं, तो हर जगह आप मेजरिंग टेप साथ नहीं लेके फिर सकते। हाँ, आपके ऑफिस में होनी चाहिए। जो स्टेबल केसेस हैं उनको आप मेजरिंग टेप से ही इंजरी को मेजर करोगे और उसके वो जो है ना आपने लैंडमार्क्स को भी मेजर करना है। लेकिन समटाइम्स द पेशेंट इज क्रिटिकल, नीड्स टू बी ट्रीटेड फर्स्ट। तो उसका सिंपल सा ये हल है। मैं ये बॉल पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। जो बॉल पॉइंट हम रूटीन में यूज करते हैं ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपकी उंगली की जो एक पोर है ये 2.54 सेंटीमीटर है, ये 1 इंच है। ठीक है, दो कितनी हो गई? ऑलमोस्ट 5.5 और तीन हो गई ऑलमोस्ट 7.5 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अगर जल्दी में देखना है तो आप बॉल पॉइंट रखें ऐसे, लाइक 14 सेंटीमीटर फ्रॉम नी जॉइंट, या इस तरह कान से आप देख रहे हैं यूं किया, अच्छा 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट ईयर। तो एक रफ आपके पास होना चाहिए, बजाय इसके कि पेशेंट चला जाए, बाद में वो क्रिटिकल था, उसकी डेथ हो गई है, वो उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए और वो आपके पास वापस आ रहे हैं कि लाए डॉक्टर साहब एमएलसी दें। तो एमएलसी तो आपने इशू करना है, तो उस वक्त आपके जेहन में नहीं आएगा। एक रफ एस्टिमेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। क्यों? मैंने बदरजहा दफा देखा है कि सर्जरी वाले भी आपके एमएलसी को कॉपी कर रहे होते हैं। सर्जरी वाले जो नोट्स देते हैं उन्होंने आपकी फाइंडिंग ही कई दफा आपको लेके वापस कर दी होती हैं। उन्होंने ये देखा ही नहीं होता, आपको दोबारा लिख के पूछना पड़ता है कि डेप्थ पे कमेंट करें, अंडरलाइंग बोन एक्सपोज थी कि नहीं थी, वो इस पे कमेंट ही नहीं करते। तो ये सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस डॉक्टर की है जो मेडिको लीगल कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो आपने पॉइंट बताया ना डॉक्यूमेंटेशन वाला, बेटा डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेडिको लीगल। 2008 में जो ब्लास्ट हुआ उसके तमाम विक्टिम्स की डेड बॉडीज लाई गई कई में। एसपीसीटी भी बैठा हुआ है और वो मुझे कह रहा है डॉक्टर साहब आप पोस्टमार्टम करें। ठीक है, आप मैंने उसे ये कहा है कि जी मुझे आप एक रिटर्न डॉकेट दें ताकि मैं काम स्टार्ट करूं। और नहीं डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूं ना आप करें। अब ये वर्बल ऑर्डर इज नो ऑर्डर इन फोरेंसिक, ये याद रखिएगा। कल को वो एसपीसीटी चेंज हो जाए, कल को वो एसपीसीटी आईजी बन जाए, कल वो एसपीसीटी रिटायर हो जाए, और अगर वो इन सर्विस भी होगा तो वो आपके साथ अदालत तो नहीं जाएगा ना आपकी गवाही देने के, हाँ जी मैंने कहा था डॉक्टर साहब को। तो यू नीड अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एट एवरी स्टेज। आपने एक्सरे फॉर्म भी बना के देना है, ट्रीटमेंट नोट्स का फॉर्म भी बना के देना है, रेडियोलॉजी की रिपोर्ट भी आपके प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मे पे आएगी। डेंटल सर्जन की ओपिनियन भी, एक डेंटल सर्जन ने, एक हमारे ऑफिस से फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हुमायूं, उन्होंने डेंटल ओपिनियन का पूरा परफॉर्मा डिजाइन करके पूरे पंजाब में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उस परफॉर्मे पे रिपोर्ट आएगी तो वो वैलिड होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन इतनी ही इंपॉर्टेंट है। नहीं सर्जन ने लिख के भेजा डेप्थ का, उससे लिख के दोबारा पूछें कि प्लीज कमेंट ऑन द डेप्थ। आज ही एक डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया और उन्होंने ये कहा है कि जी एक पेशेंट का उन्होंने एक्सरे एडवाइस किया था, एक्सरे हुआ है, अब रेडियोलॉजिस्ट कह रहा है कि सीटी होना चाहिए। और ये मुझे एक डॉक्टर ने नहीं, ऑल ओवर पंजाब मुझे ये कॉलें आती हैं, खास तौर पे आरएचसी से, कि लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी एवं ही डिक्लेयर कर दो, डॉक्टर साहब तुसी एक्सरे भी ना करवाओ, और डॉक्टर साहब एक्सरे हो गया छो सीटी स्कैन नू तुसी एवं ही डिक्लेयर कर दो। नहीं, एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है, रेडियोलॉजिस्ट उसे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, ही नीड्स अ सीटी स्कैन टू कमेंट ऑन दैट हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो अगर कोई पेशेंट या विक्टिम आपको इंसिस्ट करे तो आपने पेशेंट के कहने पे नहीं चलना, आपने अपनी एक चेन ऑफ कमांड है, आपका मेडिको लीगल का अपना एक प्रोटोकॉल है, आपने उसके मुताबिक चलना है। आप पेशेंट को बताएं कि उसके फायदे की बात है कि अगर सीटी हो जाएगा और फ्रैक्चर आ जाएगा तो सेक्शन ये लगेगा। मरीज उस वक्त तो आपको कह देगा नहीं डॉक्टर साहब जो मर्जी ला दो कुछ नहीं है, कल को इसी मरीज ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे देनी है, इसी मरीज ने आपके खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी देनी है, डीएसएमबी पीएसएमबी में भी जाना है, और एंटी करप्शन में भी अदालत दे दे और जो है ना एप्लीकेशन दे देनी है। तो सेव योर ओन स्किन, जो असूल मैंने कल आपको बताया, सेव योर ओन सेल्फ।
हर चीज की लिखत पढ़त करें। फिर एक चीज है, सबसे पहली चीज जो प्रायोरिटी है नंबर 1, वो डॉकेट है। डॉकेट नहीं है, आप डेड बॉडी को या विक्टिम को हाथ लगाने के भी मजाज नहीं है। डॉकेट आ गया है, वो आपके लिए अथॉरिटी लेटर है कि आपने ये काम करना है, और आप डॉकेट को रिफ्यूज नहीं करेंगे। मसलन सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, पुलिस ले आई है 6 महीने बाद, विक्टिम प्रेग्नेंट है, ठीक है, उस टाइम पे तो वो जो है स्वैब्स नहीं लिए जा सकते, स्वैब्स का फायदा कोई नहीं है। या हफ्ते के बाद पुलिस ले आई है सोडमी का केस, ठीक है, पीएफएसए एक एक्ट है, पीएफएसए वालों का एक एक्ट है, और उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि सोडमी का केस 48 घंटे के बाद वो एंटरटेन नहीं करते सैंपल्स को, लेकिन पुलिस ले आएगी आपके पास 72 घंटे के बाद। तो डॉकेट आ गया, आपने डॉकेट को रिफ्यूज नहीं करना, आप अपना प्रोटोकॉल पूरा करते हुए मेडिको लीगल कंडक्ट करें, सैंपल लें और दे दें। आगे पीएफएसए वालों की सवाबदीद है कि वो पुलिस वालों से वो सैंपल वसूल करें ना करें, वो उनका है मसला। आपने अपनी ड्यूटी करनी है। और फिर एक ऐसा भी नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉकेट के बाद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेंट। मैंने अपने लेक्चर पे पूरा कंसेंट पे डिटेल में बताया हुआ है। कंसेंट इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि अगर हैंडकफ्ड भी पेशेंट आ रहा है आपके पास, पुलिस कस्टडी में आ रहा है, कोर्ट ऑर्डर आ रहा है, लेकिन मरीज इजाजत नहीं दे रहा मुआयना करने की, तो आप क्या करोगे? जबरदस्ती पुलिस वाले को कहोगे नू फाड़ के रख, मेरा मुआयना करना है, या सोडमी है ला दे कपड़े मैं दी वो सैंपल लेने ने, वो तो मेडिको लीगल रेप हो जाएगा, वो तो मेडिको लीगल सोडमी हो जाएगी। मरीज आपको कंसेंट ही नहीं दे रहा। कंसेंट की इस हद तक वैल्यू है। फिर कंसेंट की वैल्यू है, एक विक्टिम है वो अपना मुआयना नहीं कराना चाह रहा, अब स्कैल्प है 5 to 8 मिलीमीटर थिक है, किसी की 5 मिलीमीटर थिक है, किसी की 6 मिलीमीटर थिक है, किसी की 8 मिलीमीटर थिक है, आप उसको जबरदस्ती करें धक्कम पील में, वो अंडरलाइंग बोन कितना इंटरडिजिटेटिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है, हल्का सा होता है, वो आप ऐसे करें खुल जाता है, अंडरलाइंग बोन एक्सपोज हो जाती है, तो इंजरी मैनिपुलेशन होने के चांसेस हैं। तो कंसेंट इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। फिर अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल है, आपको 4 साल के बाद याद नहीं रहना कि जब कोर्ट एविडेंस आना है कि पेशेंट क्रिटिकल था, आप अपने उसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखें पेशेंट बीपीलेस पल्सलेस या पेशेंट क्रिटिकल, पेशेंट ब्लड प्रेशर 60/0, प्यूपल्स का लिखें, रेस्पिरेशन का लिखें, एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड हर्रिडली शिफ्टेड टू ऑपरेशन थिएटर और टू द नियरेस्ट फैसिलिटी फॉर मैनेजमेंट, ताकि कल को आपकी अगर इंजरीज अधूरी हैं तो बाद में इंजरीज आप सिर्फ एक ही सूरत में ऐड कर सकते हैं जब आपने केजीओ रखा हुआ है फॉर ट्रीटमेंट नोट्स। क्रिटिकल पेशेंट था, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग था, 2 इंजरियां आपको नजर आई, वो आपने लिख ली हैं, उसके बाद हो सकता है सर्जरी वालों को 2 और मिल जाएं, 3 और मिल जाएं। फिर ऑड एंड इवन रूल भी जेन में रखें, अगर आपको 4 इंजरियां मिल रही हैं फायरआर्म में तो 2 एंट्रियां 2 एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है 4 एंट्रियां हो, लेकिन उस सूरत में जब आप एक्सरे कराएंगे तो 4 बुलेट आपको अंदर मिलने चाहिए। फिर ऑड एंड इवन रूल के तहत के 3 एंट्रियां हैं और 2 एग्जिट हैं, 1 बुलेट अंदर पड़ी है। इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने मरीज का मुआयना करना होता है। ठीक हो गया। और आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, कोर्ट एविडेंस। दरमियान में अभी जो जी, please. आपने बात की है ना सर कंसेंट के बारे में कि हैंडकफ्ड आया है, जो बिल्कुल। हैंडकफ्ड आया है उसके ऊपर तो जुरिस्डिक्शन ये वाली कंसेंट वाली अप्लाई नहीं होगी। होती है, क्योंकि- होती है। सिर्फ 3 जगह हैं जहां पे कंसेंट वैलिड नहीं है। इमेच्योरिटी के बंदा 18 साल से कम एज का है, उसमें अगर कोई कंसेंट दे या ना दे उसकी वैलिडिटी नहीं है। एक बच्ची है 12 साल की है, वो कंसेंट दे रही है, हाँ जी कर ले मुआयना, आप नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके किसी गार्डियन, माँ और बाप, इस तरह का ब्लड रिलेशन होना चाहिए, माँ बाप बहन भाई, मैं नहीं कि हमसाई आई है नाल, हमसाई का कंसेंट कोई कंसेंट नहीं है, ठीक है, या कोई डिस्टेंट रिलेटिव है या कोई सो कॉल्ड कजन है, वो कोई कंसेंट नहीं है। यहाँ पे कई ऐसी बच्चियां हैं जो मेड्स के तौर पे काम करती हैं लाहौर में, सबर्बन एरिया से आए हुए हैं, उनको बुलवाएं, उसके पेरेंट्स को मुआयना कर लें, सैंपल ले लें, सब कुछ है, लेकिन उनको बुलवाएं, कंसेंट के बाद काम शुरू करें, ठीक है। एक चीज हो गई इमेच्योरिटी, नॉट द एज ऑफ मैच्योरिटी, 18 साल उम्र नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज है इंटॉक्सिकेशन, किसी को नशा दिया गया है, किसी को शराब पिलाई गई है, किसी को बेंजोडाइजेपिन्स दी गई हैं, किसी को दतूरा दिया गया है, बंदा अपने सेंसेस में नहीं है, उसका कंसेंट कोई हैसियत नहीं रखता, वो दे या ना दे, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। और तीसरी चीज है इंसैनिटी, एक बंदा साइकियाट्रिक पेशेंट है,
ठीक है, वो अपने होशो हवास में नहीं है, वो स्किज़ोफ्रेनिक है, टाइप 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कोई भी उसको इश्यू है, ठीक है, उसका भी कंसेंट वैलिड नहीं। ये 3 जगह पे कंसेंट वैलिड नहीं है। उसके अलावा एक होशमंद बंदा पुलिस कस्टडी में आया है और वो ये क्लेम करता है कि जी लाइक फॉर एग्जांपल मुखालफिन ने या पुलिस ने मारा, डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे उड़ गए ने, ठीक है, अब वो हैंडकफ्ड है, आप उसे कहते हो ठीक है तुम्हारा मुआयना होगा, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड भी होगा, तुम्हारा यूरिन एग्जामिनेशन भी होगा, तुम्हारा सीबीसी भी होगा, तुम्हारे रीनल फंक्शन टेस्ट भी होंगे। इन सारी बातें के सुनने के बाद उसे पता लग जाता है कि उसका जो है ना वो 2 नंबरी पकड़ी जाएगी, कहते डॉक्टर साहब मैं मुआयना नहीं कराना। अब वहां पे आप उसको जबरदस्ती मुआयना नहीं कर सकते। ये तो डिफरेंट केस हो गया। मोस्टली हमारे पास ये जी बेटा, आप उस पे डॉकेट पे मेंशन करेंगे द पेशेंट इज नॉट कंसल्टिंग फॉर द मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, उसका थंब इंप्रेशन लेंगे, उसका सिग्नेचर लेंगे, उसका CNIC लिखेंगे, उसकी फोटोकॉपी करवाएंगे, उसको अपने रजिस्टर में लगाएंगे और ओरिजिनल डॉकेट पुलिस को वापस कर देंगे। एक मोस्टली हमें जो हमारे पास जो ज़्यादा केस आता है वो आता है कि कौन सा टेस्ट करते हैं, हाँ पोटेंसी टेस्ट के लिए पोटेंसी आते हैं। टेस्ट, हाँ। तो उसमें उसका वो मोस्टली कंसेंट नहीं देते, तो उसमें तो हमें करना पड़ता है कि उसकी कंसेंट नहीं शामिल होती कि वो तो मुजरिम है, तो मुजरिम की कंसेंट वो स्टेट के बिहाफ पे होता है। डॉक्टर साहब वो हमें सब ये आपकी बताया गया बात है। ठीक है। देखें, अब फर्ज करें आपके पास एक बंदा असेलेंट लाया गया है और उस पर ये इल्ज़ाम है कि इसने रेप किया है या इसने सॉडमी की है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि कंसेंट का मतलब क्या है। कंसेंट का मतलब ये है कि मैं उस मरीज को कहता हूं कि मैंने तुम्हारा मुआयना करना है, तुम अपने कपड़े उतारो। मरीज अब कपड़े नहीं उतार रहा, तो क्या करेंगे आप, या आप क्या करते हैं? अगर आप समझते हैं कि ये स्टेट केस है और कोर्ट ऑर्डर आया है या डॉकेट आया है, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस वाले को कहेंगे इसके कपड़े फाड़ दो ये केस या हमने इसके देखा कपड़े भी है। उतारो। हमने यहाँ मतलब पिछले हफ्ते ये केस देखा है। एक केस आया हुआ था, हम LGH में थे, तो वो पोटेंसी टेस्ट के लिए लाए हुए थे एक बंदे को, तो वो नीचे नहीं कर रहा था, यही मैं कह रहा हूँ, तो पुलिस वाले ने पकड़ के नीचे गिरा दी उसकी तो ये शलवार। गलत है ना यार। ये फिर लीगल रेप है। ये आप कैसे उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पुलिस वाला उसको जबरदस्ती या उसे चपेड़े मारे कि चलो ला शलवार? नहीं, उसमें तो फिर एविडेंस नहीं हो पाएगा सर। एविडेंस मतलब मैं सिनेरियो बताता हूँ। ये बेटा, ये अब पुलिस का या अदालत का या ये उन लोगों का काम है। हम डॉक्टर हैं, हम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान में मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल सिस्टम है। पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी टू बिगिन विद प्राइमरीली पुलिस के पास है। उसके अलावा स्टेट मींस के गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर, इधर से भी ऑर्डर आ सकते हैं आपको काम करने के। और तीसरा ये कि अदालत से भी आ सकते हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। अमेरिका में मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है। मेडिकल एग्जामिनर आप और मैं हैं, हमारी तमाम तर अथॉरिटी है और पुलिस हमें वहां असिस्ट करेगी अगर हम मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम में है। यूरोप में कॉन्टिनेंटल सिस्टम है जिसमें प्राइमरीली पुलिस को अथॉरिटी है। इंग्लैंड में कॉरोनर सिस्टम है। कॉरोनर इज एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द क्राउन। वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो जज भी हो सकता है, वो पुलिस वाला भी हो सकता है, ठीक है। और एक प्रॉक्टर फिस्कल सिस्टम है जो कि आयरलैंड में है, जहां पे लॉयर्स परसू करते हैं सारे केस को, ठीक है। अब इस सारे केस में ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी काउंसलिंग करें, वो उसे इस बात पे कहें कि उसने कंसेंट देना है और मुआयना करवाना है। आप सेक्शन 90 देखो पीपीसी का सेक्शन 90 कहता है कि किसी किस्म के डर के अंडर, किसी किस्म के खौफ, फ्रॉड, किसी तरह से भी धोखे से, किसी तरह से भी लिया गया कंसेंट वैलिड नहीं है, धोखे से भी नहीं। अब ये नहीं हो सकता कि आप अगले को कहें मैं तुम्हारा इलाज करने लगी हूं तो इलाज के दौरान ही आप सैंपल ले लो, ये फ्रॉड है। इस तरह लिए गए सैंपल भी इलीगल है, ठीक है। इसी तरह आप खौफ में कि पुलिस वाला खड़ा है, वो 2 चपेड़े उसने मारी हैं, छोटा सा बंदा है, पुलिस वाला 6.5 फुट का, ऐसे मेरे पास केस आए हैं, ठीक है। उसने 2 चपेड़े मारी हैं, अगले के 2 आंसू निकले हैं, उसने कपड़े उतार दिए हैं। ये फियर के अंडर अटेन किया गया जो कंसेंट है वो भी इलीगल है, खौफ के अंदर। और उसके बाद जो है क्या मतलब है, किसी भी फ्रॉड के अंदर, किसी भी मिसकॉन्सेप्शन के अंदर। कंसेंट को अब हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट है कि जिसमें आपने हर चीज, हर डिटेल बतानी है। आपका तिब्बी मुआयना, आपका शरई मुआयना होगा, आपके सैंपल लिए जाएंगे, ऐसे ऐसे सैंपल लिए जाएंगे, यहाँ से लिए जाएंगे। और कंसेंट के साथ एक चीज होती है असेंट।
अब एक मरीज ने आपको मुआयने की इजाजत दे दी है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप उसके पेरिनियल एरिया को जब एक्सपोज करके एग्जामिन कर रहे हैं, आप सैंपल लेने लगते हैं, पेशेंट उस वक्त रिफ्यूज कर देता है। आपने उसको हर स्टेप पे पूछना है और वो उसका असेंट होता है। असेंट इज नीडेड ऑन एवरी स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन। आप उसको ये कहते हैं, हमारे यहाँ अभी फोटोग्राफिक एविडेंस एडमिसिबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन जिन मुल्कों में है वहां पे वो पहले इजाजत लेते हैं कि हम आपके इस एरिया की फोटोग्राफ लेने लगे हैं एंड इट विल बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो जहां पे इजाजत ना दे वहां पे काम रोक देना है आपने, जबरदस्ती नहीं करनी। कंसेंट की इतनी वैल्यू है, लीगल वैल्यू। इसमें दो लेक्यूने हैं। एक तो हमें पहले पता था कि विदाउट कंसेंट हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, हमें इस चीज़ की Exactly. फिर दूसरा, हमारी एक दिन की ट्रेनिंग हुई थी मुल्तान में, तो उसमें हमें ये बताया गया था कि एक मुलजिम है या मुजरिम है, ठीक है, अब उसको पता है भाई ये चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि पोटेंसी पॉजिटिव है, तो वो तो मेरा जो है ना राज खुल जाएगा, तो उसमें उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें ये बताया। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आज तक, अभी तक दो चीजें ऐसी हैं कि जिनका आप बता नहीं सकते। मैं कह रहा हूं मुझे पेन हो रही है, कोई ऐसा गेज, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप मेरी बॉडी को लगाएं, जिस तरह थर्मामीटर आपका बुखार बता देता है। मैं कह रहा हूं जी मेरी कमर में पेन हो रही है, बस हो रही है, ठीक है। अब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि मुझे बताए, आपको बताए कि मुझे पेन हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरह दुनिया का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो ये बता सके कि बंदा पोटेंट है या नहीं है। मैं अपने 3rd ईयर के बच्चों से पूछा करता हूं, जो मेरे स्टूडेंट आते हैं ना, या मैं उनका लेक्चर लेता हूं मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ सेक्स पे, तो मैं उनसे पूछता हूं कि बेटा आपने पोटेंसी चेक करनी है तो कैसे करेंगे। तो पता है बच्चे बड़े मजे मजे के जवाब देते हैं। कोई कहता है सर उसे फिल्में दिखाएंगे, कोई कहता है कुछ करेंगे। आप यकीन कर लो कि किसी बंदे को आप अंडर ड्यूरेस और इस तरह एक टेंशन वाले माहौल में आप अगर उसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी दे रहे हो, तो वो हो सकता है उसको, वो उस वक्त पोटेंट ना हो, उस वक्त वो इरेक्शन डिस्प्ले ना करे, क्योंकि वो एक खौफ और एक डर के माहौल में है। फिर प्रेफरेंशियल ऑफेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो पोटेंसी का हार्ड एंड फास्ट स्टेटमेंट देना या उसको एग्जामिनेशन के बाद लिख देना कि ये पोटेंट है या ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, ये कोई ब्लड थोड़ी है कि आपने ब्लड लिया, आपको पता लग गया कि जी ब्लड शुगर कितनी है, फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी है, 2 आवर्स पोस्टप्रेंडियल कितनी है। ये को ब्लड लिया, पता लग गया हीमोग्लोबिन कितनी है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपकी 15 हीमोग्लोबिन है तो आप पोटेंट है, ठीक है, या आपके लिवर फंक्शन टेस्ट सारे ठीक है तो आप पोटेंट है, या आपका अगर ALT डबल से हाई हो गया तो आप इम्पोर्टेंट है। दुनिया का कोई ऐसा टेस्ट, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं। मैंने कल भी आपको बताई थी स्टेटमेंट कि आप ये कहते हैं कि द हिस्ट्री एंड द क्लिनिकल एग्जामिनेशन आर सजेस्टिव ऑफ दैट द पर्सन इज नॉट इनकेपेबल ऑफ कंडक्टिंग अ सेक्सुअल एक्टिविटी, हाउएवर साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। उसमें कंसेंट का ये प्रोसेस, इसीलिए पुलिस आपके साथ है और पुलिस की मेन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, और पुलिस इस सारे सिनेरियो को लेके चलती है। आपने, पुलिस ने उसकी काउंसलिंग करनी है। अगर वो कंसेंट दे और आपके इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद मानता है, फिर वैलिडिटी है। वो ब्लैंकेट कंसेंट भी कोई कंसेंट नहीं है, मैं हर किस्म की बेहोशी में अपना हर किस्म का मुआयना कराने के लिए तैयार हूं, वो वक्त गए। पोटेंसी तक तो ठीक है, आपने कहा हम नहीं बता सकते, लेकिन डीएनए सैंपल तो लेने के लिए अगर डीएनए सैंपल तो आपकी है ही नहीं, डीएनए तो हम कराते ही नहीं, हम तो सीरोलॉजी के लिए लेते हैं। मतलब सर उसी के लिए जो रेप विक्टिम का ले लिया, रेफरेंस भी तो लेना है ना, जो मेल ने, तो उसकी अगर वो ना दे। पहली बात तो ये बेटा, जो कंट्रोल या क्रॉस स्पेसिमेन है वो पीएफएसए वालों ने लेना है, वो आपने नहीं लेना, वो आपने नहीं लेना। असेलेंट का डीएनए का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, वो पीएफएसए वाले कहते हैं कि आप असेलेंट को हमारे पास लेके आए और वो ओरल स्वैब लेते हैं, वो ओरल स्वैब लेते हैं, वो पिनाइल स्वैब नहीं लेते, वो ओरल स्वैब लेते हैं। डीएनए करना है ना। सर जब डिजाइनर सैंपल हम यहाँ से भेजते हैं तो वो असेलेंट साथ ही जाता है, वो पुलिस, असेलेंट कई दफा पकड़ा ही नहीं गया होता, असेलेंट कई दफा होता ही नहीं है। असेलेंट का होना ना होना या उसका एग्जामिनेशन आपके फीमेल के एग्जामिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। सर क्योंकि पीएफएसए में हमारा एक लेक्चर हुआ है तो वो बता रहे थे कि हमारा रूल है कि हम अगर पेट्रोल सैंपल नहीं आ रहे तो हम उसको नहीं करते। बेटा मैंने कहा ना, पीएफएसए का अपना एक एक्ट है। एक्ट क्या चीज होती है? एक चीज होती है कि मुल्क का एक सदर है, वो एक लॉ पास करता है, वो ऑर्डिनेंस होता है।
वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है, फिर वो इवेंचुअली असेंबली में जाता है और असेंबली इसे ओके करती है तो फिर वो एक्ट बनता है। तो पीएफएसए एक एक्ट है जो असेंबली से पास हुआ है, उनकी जो बातें हैं वो हार्ड एंड फास्ट हैं और बड़ी साउंड साइंटिफिक ग्राउंड्स पे हैं। वो जो बात उन्होंने उसमें की है वो ठीक की हुई है। सोडमी का 48 घंटे के बाद फायदा ही कोई नहीं है, बंदा फीसिस भी पास कर लेता है, नहा भी लेता है, कपड़े भी बदल लेता है, 48 घंटे के बाद तो पॉसिबिलिटी रिमोट हो जाती है कि आपको कुछ मिलेगा। इसी तरह फीमेल में 72 घंटे के बाद पॉसिबिलिटी रिमोट हो जाती है कि कोई सैंपल मिलेगा। जी बेटा, जैसे आप बता रहे हैं ना, हमें डॉक्टर आरिफ ने यही कहा था कि आप फिर भेजे ही ना, अगर आपको पता है ना अगर 5 दिन की हिस्ट्री नहीं, तो आपके पास डॉकेट आया है ना, आप अपना प्रोटोकॉल पूरा करें। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको डॉकेट आ गया है, आपके पास अथॉरिटी आई है, आपने ये काम करना है क्योंकि आप उस चेन ऑफ कस्टडी का हिस्सा है, चेन ऑफ कमांड का एक हिस्सा है। ठीक है, कल को आप पे सिंपल सा एलिगेशन लग जाएगा, आपने तो दूसरी पार्टी के साथ मिलके सैंपल नहीं लिए। तो हमें यही बताया डॉक्टर आरिफ, कहते हैं आपने कहना है कि 5 दिन से ज्यादा थे हिस्ट्री में, तो हमें पीएफएसए की गाइडलाइन मिली हुई है कि 5 दिन से ज्यादा है तो नहीं लेने से। बेटा, पुलिस आपके पास क्या लेके आई? कोर्ट ऑर्डर आया है ना, फीमेल के एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट ऑर्डर आएगा। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर आ गया, डॉकेट आ गया, 2 अथॉरिटीज आपके पास आ गई हैं, 2 ऑर्डर आपके पास आ गए हैं, यू हैव टू कैरी आउट द प्रोटोकॉल, सिंपल एज दैट। आप भेज दें, पुलिस वाले सैंपल लेके जाएंगे, पीएफएसए वाले ले ना ले वो उनका मसला है। सर फिर वो हमने रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है। बेटा, कोई ऐसी एसओपी नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो डॉक्टर को ये सेफ्टी देता है कि डॉक्टर अगर रिफ्यूज कर देगा तो वो सेफ है। ये मेरी बात याद रखना, कल को डॉक्टर आरिफ ने आपके साथ नहीं जाना अदालत में। कोई आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है, हमेशा बाय बुक चलो, बाय लॉ चलो। पीएफएसए वालों ने ना कल ये बात, वो पीएफएसए वाले ले या ना ले वो उनका मसला है, आप अपना काम पूरा करो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि इस तरह का केस आया है जो थोड़ा लेट प्रेजेंट हुआ है, हमने सैंपल भिजवा दिए। हाँ, अब पुलिस हमें आके इन्फॉर्म करेगी कि वो सैंपल रिजेक्ट हो गए, आप डिक्लेयर कर वो दें। पुलिस का मसला है बेटा। हाँ, अगर रिजेक्ट हो गए तो आप डिक्लेयर कर ही नहीं ना सकते, आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। बेटा, ये भी तो देखो ना, 5 दिन गुजरे हैं या 7 दिन गुजरे हैं, ठीक है, हो सकता है प्रेगनेंसी रिटेन हो गई हो, फिर हो सकता है वो आगे चल के प्रेगनेंसी प्रोसीड कर जाए और वो साबित हो जाए कि ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था अनमैरिड लड़की का, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? सर उस सूरत हाल में हमें फिर 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद में यूपीटी और वो सब कुछ कराना है, यूपीटी कराना है, गोनाडोट्रोफिन कराना है, वो सारा कुछ कराना है आपने, एचसीजी और ये यूपीटी, अल्ट्रासाउंड सब कुछ कराना है। आपने अपना रिचुअल पूरा करना है, आपने अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना है, बाय बुक बाय लॉ। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है बाय लॉ। हाँ, ये डिस्क्रेशन पुलिस के पास है कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस उसमें कॉज ऑफ डेथ समझती है कि वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही है और वो एक इनएडवर्टेंट एक्सीडेंट था, वो डिलिबरेट एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर अटेम्प्ट नहीं थी, वो होमिसाइडल नहीं था, इट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट। तो पुलिस अगर समझती है अपनी डिस्क्रेशन पे तो पुलिस वो बॉडी लवाहकीन के हवाले कर सकती है। डॉक्टर नहीं कह सकता है कि ये एक्सीडेंट है तो आप ले जाएं, इसमें कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट ही है। डॉक्टर को पूरा पोस्टमार्टम करके डैमेज लिख के कॉज ऑफ डेथ ओपाइन करनी पड़ेगी। तो अगर डॉक्टर के पास आती है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम आता है तो वो और चीज है। हमारे पास हम उस तमाम चेन ऑफ कस्टडी का सिर्फ एक पुर्जा है, उस पूरी मशीनरी का हमें एक छोटा सा पुर्जा है, हमने अपना काम करना है। हमने काम को किसी तरह, कोई लॉ नहीं है ना, कोई लीगल लॉ हो, कोई लीगल सेक्शन हो तो मैं कहूं कोट करूं कि हाँ जी इस लॉ, जिस तरह मैंने कंसेंट का कहा है सेक्शन 90 है पीपीसी का, पढ़ लो जाके। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है लॉ में कि जो डॉक्टर को ये सवाबदीद दे कि डॉक्टर कहे कि जी बस ठीक है इतने दिनों के बाद मैंने नहीं सैंपल लेने, आप रिफ्यूज नहीं करेंगे। आखिर में पीएफएसए वालों ने कहा था कि इसकी सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, लेकिन आपने भेजना है, हम रिफ्यूज करेंगे। ये चीज उन्होंने कहा था कि हम रिफ्यूज कर देंगे लेकिन आपने हमें भेजना है। देखा, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने अपना प्रोटोकॉल पूरा करना है, आगे पीएफएसए वालों की जिम्मेदारी है। भाई वो अंडर एन एक्ट काम कर रहे हैं ना, उनका लॉ है। आपका मेडिको लीगल एक्ट कोई नहीं है, मेडिको लीगल लॉ जो आपका है उसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो डॉक्टर को ये प्रोटेक्शन दे कि वो अपने तौर पे रिफ्यूज करे और कल को उस पे उल्टा केस नहीं बन जाएगा। जब वो नील करेंगे तो हम
क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में किस चीज में बेटा? जब वो मतलब यानी कि सैंपल नील कर देंगे, ये कहेंगे कि वेरीफाइड नहीं हुए? हाँ तो बेटा उसका सिंपल सा नो कमेंट्स नो कमेंट्स नो कमेंट्स। देखो ना, आपके पास एक स्टिच्ड वुंड आ गया है, ठीक है, लोग गए, लड़ाई हुई, सर फट गया, वो मोहल्ले के किसी डिस्पेंसर से उन्होंने टांके लगवाए, आपके पास आ गए। अब आपने उसके टांके नहीं खोलने, ठीक है, टांके खोल के क्या करना है? टांके खोल के तो एक तरह से आपने अपना जख्म क्रिएट, नया जख्म क्रिएट कर दिया। टांके नहीं आपने खोलने। हाँ एक काम आप करोगे, उसको लिखोगे कि इतने सेंटीमीटर लंबा जख्म है, इतने या ब्रूप्लोलिन के स्टिचेस हैं या ब्लैक सिल्क स्टिचेस हैं, और उसको केयू रखोगे फॉर एक्सरे। अगर कोई फ्रैक्चर आता है वेल एंड गुड, तो फिर वो शजा हाशमा या जुरगैर जैफा हाशमा या मुनकला उस तरफ जाएगी बात। अगर फ्रैक्चर नहीं आता, कोई ओवरलेइंग एब्रेजन भी नहीं है, कोई स्वेलिंग भी नहीं है, कोई उस पर ब्रूज भी नहीं है, सिर्फ टांके लगे हुए हैं, तो बेटा नो कमेंट्स। नेचर ऑफ इंजरी नो कमेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी नो कमेंट्स, वेपन नो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं। दोबारा से जख्म नहीं खोलना, दोबारा से टांके नहीं खोलने, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आपके पास क्रिटिकल पेशेंट आ रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने उसकी डेथ भी प्रोब नहीं करनी कि ब्लीडिंग से ही उसकी डेथ ना हो जाए। आप ऐसे खोलो, कोई आर्टीरियल स्प्रट आए तो वो सारे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाए और वो ब्लड लॉस हाइपोवोलेमिक शॉक से मर जाए। छोड़ो, सर्जन को बताओ, वो आपको बताए कि डेप्थ क्या है। स्टैब वुंड्स आ जाते हैं, आप डेप्थ मत प्रोब करो। इंसाइज्ड वुंड है, स्टैब वुंड्स हैं, छुरा मारा हुआ है, सुआ मारा हुआ है, कैंची मारी हुई है, चाकू मारा हुआ है, उसको आप प्रोब मत करो। कोई भी ऐसा ब्लीडर हो सकता है कि जो ऑकल्ट ब्लीडर हो और आप उसे छेड़ो तो एकदम ही वो ऐसे खुले और फुवारे छूट जाए और आपको लेने के देने पड़ जाए। तो ये सारी चीजों को जहन में रखते हुए आपने चाहिए। तो फिर कल को अगर वो जो केस है, जो स्टिच टेक वुंड है, अगर वो आगे जाके फॉलो होता है कोर्ट में और हमें बुलाते हैं कि आप इस पर क्या करेंगे, तो हमें फिर क्या कहना होगा? बेटा जब उसमें सेक्शन ही कोई नहीं लगेगा तो वो फॉलो नहीं होगा, फॉलो ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि फर्स्ट एग्जामिनेशन इज दी एग्जामिनेशन। इनिशियल एग्जामिनेशन ही सारा एग्जामिनेशन होता है। ये तो पाकिस्तान में 3 टियर सिस्टम है, सारी दुनिया में ऐसा कोई 3 टियर सिस्टम नहीं है। फिर डीएसएमबी क्या करेगा? ठीक है, हमारी रिपोर्ट को अक्सर नहीं कर देते हैं और वो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक मैंने वो लेक्चर अभी तैयार करना है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पड़ा है। डीएसएमबी ने एक तरीका बनाया हुआ है कि वो करवाते हैं एमआरआई। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा जो मैंने रिसर्च की है कि एमआरआई होता क्या है, ठीक है। एमआरआई क्या होता है? एमआरआई इज बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और उसका काम क्या है कि जो वेव्स अंदर बॉडी में ट्रांसमिट होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड से जो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, वो जाके आपके सिर्फ जो वाटर कंटेंट है बॉडी का, वाटर कंटेंट वाली जो जगह हैं, ब्लड है जिस तरह, जहां पे कोई सीरियस फ्लूइड है, वाटर कंटेंट वाली चीजों को जाके उसके प्रोटॉन्स को अलाइन करता है। उसको अलाइन करने के बाद फिर जब वो वापस आती हैं तो प्रोटॉन्स की जो वो मूवमेंट होती है उसको वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। बोन और एयर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में ब्लैक शैडो आएगा, और बोन के लिए अगर आपने करनी है किसी किस्म की एमआरआई तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है। एक तो वो डिफरेंट एमआरआई है अदर देन द रेगुलर एमआरआई, ठीक है। वो अलहदा से एक एमआरआई है जो सिर्फ बोन के लिए होती है, और वो भी क्या स्टडी करती है? सिर्फ बोन मैरो को या बोन के ट्यूमर को, ठीक है। नॉर्मल बोन को वो कभी भी स्टडी नहीं कर सकते आप एमआरआई से। यू कैन नॉट स्टडी अ नॉर्मल बोन विद एमआरआई। या बोन के ट्यूमर को या बोन मैरो को आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो एक केस था, उसके ना माथे पे चोट लगी, उसका एमआरआई करवाया, रेडियोलॉजिस्ट ने कह दिया कि जी मिक्स्ड इंटेंसिटी सिग्नल्स गोइंग अप टू मसल। एक चीज ये दे दी उन्होंने। अगले दिन उसी केस में उसी एमआरआई पे एक सेकंड ओपिनियन आती है कि मिक्स्ड इंटेंसिटी सिग्नल्स गोइंग डाउन टू बोन। वहां पे फिर मैंने उस रेडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, जिस तरह कल मैं आप लोगों को अंदर ले गया था कि ये कर्सर है, वो कर्सर निकला जिसको हम बुलेट समझ रहे थे एक्सरे में, आर्टिफैक्ट था।
मैं इसी तरह उस रेडियोलॉजिस्ट को भी कांटेक्ट किया, मैंने उससे कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी रिसर्च ये कहती है कि एमआरआई में नीचे एयर है या बोन है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, वो एक जैसा शेडो आता है। और दूसरी बात ये है कि बोन तक जब आपको शेडो मिल रहा है तो आपको क्या पता नीचे एयर है या बोन है, तो आप उस पर कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे एक बड़े ही मोहतरम रेडियोलॉजिस्ट है जो इनके अलावा हैं दूसरे, कि जिनको हम हर काम के लिए कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर ताहिर कदीर है, मेयो हॉस्पिटल में होते हैं और उन्होंने डीएमआरडी भी किया और उन्होंने डीएमजे भी किया हुआ है, एंड ही इज अ वेरी लर्नड पर्सन। उनसे मैंने डिस्कस किया तो वो कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, यू कैन नॉट टेल वेदर देयर इज द बोन अंडरनीथ और द एयर अंडरनीथ। तो एमआरआई पे इस चीज पे ये कमेंट कर देना कि जी अंडरलाइंग बोन वाज एक्सपोज्ड, ये अहमकाना बात है। वो ओपिनियन भी अहमकाना है जो कहते हैं जी मिक्स्ड इंटेंसिटी सिग्नल्स गोइंग डाउन टू बोन, और उस पे बेस्ड जो डीएसएमबी है वो कह देता है कि जी ये अंडरलाइंग बोन एक्सपोज थी। वो कैसे एक्सपोज थी? इंटरडिजिटेटिंग कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होता है, ठीक है, कोई एक आधा सिग्नल जो मिक्स्ड इंटेंसिटी वो सिग्नल कह रहे हैं, कोई सिग्नल यहां पे रुक रहा है, कोई सिग्नल अगर इस रेंट में से पास आउट भी कर रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि फिर बोन एक्सपोज थी। तो एमआरआई इस काम के लिए यूज ही नहीं होता। आप सीटी स्कैन करवाओ, ठीक है, फायर आर्म इंजरी में भी आपने जब सीटी स्कैन करवाना है उसमें आपको एंट्री, एग्जिट, ट्रैक और बुलेट और मेटेलिक डस्ट या बुलेट, ये चीजें मिलेंगी। तो आपके पास टर्शियरी केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उन्हें यूज करें, उन्हें मिस यूज ना करें, ठीक है। और आपको जैसे ही जो रिटर्न आता है उसके अकॉर्डिंगली आपने डिक्लेयर करना है। आपके पास स्टिच्ड वुंड आया, आपके पास एक्सरे आया, नो बोनी इंजरी सीन, बात खत्म हो गई, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। सर बोन एक्सपोज्ड का भी बताएं कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है। कुछ ने कहा बिल्कुल नेकेड आई से आपको पता चले तो लिखना है, और एक हमें डॉक्टर ने बताया था कि 0.5 सेंटीमीटर से अगर छोटा नहीं मेजरमेंट अगेन वो बात है कि कोई ऐसे एसओपीज में या कोई लॉ में ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं है कि इतने में सेंटीमीटर होगा तो वो बोन एक्सपोज ही होगी और इतने से एक सूत्र भी कम होगा तो नहीं होगी। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया स्कैल्प 5 to 8 मिलीमीटर थिक है, ठीक है। आप जब देखते हो लेसरेटेड वुंड तो आप ये देखो कई तरह का लेसरेटेड वुंड होता है। एक होता है ओपन लेसरेटेड वुंड जिसमें आपको वाज़े सब कुछ नजर आ रहा होता है और कटा फटा जख्म होता है, आपको वो जो है ना स्किन के मसल्स के चीथड़े भी नजर आ रहे होते हैं। इंसाइज्ड वुंड जब भी होगा बड़ा खूबसूरत स्पिंडल शेप्ड होगा, और खास तौर पे जो फैब्रिकेटेड होगा, जो फ्रेंडली हैंड से होगा ना, वो बड़ा ही खूबसूरत स्पिंडल शेप्ड होगा, क्लीन कट मार्जिन होंगे और आपको वुंड बेड तक क्लीन मिलेगा वो कटा हुआ, ठीक है। अगर किसी ने छुरी भी मारी है ना, किसी ने कैंची मारी है, छुरी मारी है, अगेन वही बात है, दो एक हाइट के बंदे हैं, अगर कोई यहाँ पे छुरी मारता है तो यहाँ पे छुरी जब लगेगी, यहाँ से स्किन जब कटेगी तो एक फ्लैप बनेगा, एक फ्लैप बनेगा, वहां वो आप फ्लैप उठा के देखोगे वो जरूर क्लीन कट होगा, लेकिन वो फ्लैप होगा, खूबसूरत सा स्पिंडल नहीं बनेगा यहाँ पे कि ओपन गेपिंग स्पिंडल शेप वुंड, वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसे शेल्फिंग कहते हैं, बिवेलिंग भी कहते हैं, कि इस तरह फ्लैप सा बन जाएगा। या कहीं से भी ऐसे करके होगा, ऐसे करके भी छुरी लगती है तो वो जिल्द उखड़ेगी, क्लीन कट जरूर होगी लेकिन फ्लैप सा होगा। या फिर स्टैब होगा चेस्ट में, पेट में, बाजू में, किसी भी जगह पे स्टैब होगा, ठीक है। उसकी आपने डेप्थ प्रोब नहीं करनी, उसको भी आप सर्जन के पास भेजें और एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाएं उसका। छोटे वुंड पे जिसमें हमें नहीं पता चल रहा, छोटे वुंड पे मैं सर का बता रहा हूँ, सर के कई दफा ऐसे वुंड होते हैं कि जिनमें सर में डंडा लगा है या ईंट लगी है, ठीक है। अब एक केस मैंने ही इधर किया था सर्विसेज हॉस्पिटल में, उसकी ईंट थी इस तरह करके, जब ईंट लगी है ना, ये दिखाएं, ईंट का ये वाला कोना लगा है, ठीक है, ये कोना लगा है। अब वो कोना जब लगा है तो उस कोने ने जो वो बोन तक गया और मुझे बोन नजर आ रही है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि खप्पा ही खुला हुआ हो। इसलिए मैं कहता हूं हर डॉक्टर के पास एक हैंड लेंस होना चाहिए। उसका जब ईंट का कोना लगा है तो वो बोन तक गया है, बेशक वो इंजरी छोटी थी, 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर थी, लेकिन बोन नजर आ रही थी, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि कोई डंडा लगा है तो ऐसे करके आपको इंटरडिजिटेटिंग कनेक्टिव टिश्यू ऐसे नजर आ रहा होता है और इसमें से आपको यूं बोन नजर आ रही होती है। इसको खुद खोल के स्प्लिट नहीं कर देना।
जितनी नजर आ रही है, और अगर नजर आ रही है तो वो नजर आ रही होती, नहीं नजर आ रही होती तो ऐसे मिलेगा आपको, वो नजर आ जाता है आपको कि बोन है या नहीं है। ये हाँ, ये नॉट एक्सपोज्ड है, ये नॉट एक्सपोज्ड है। मार्जिन इसको खोलना शुरू कर देते हैं। ना 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 ना, ये तो इंजरी मैनिपुलेशन है, ये तो कैनेडी फिनोमेना है। कैनेडी फिनोमेना ये है कि जब कैनेडी को गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं, इससे पहले के फोरेंसिक एक्सपर्ट उसका मुआयना कर सकते, उसकी सर्जिकल मैनूवरिंग हो गई थी, वो इंजरी मैनिपुलेशन हो गई थी, इसे हम कैनेडी फिनोमेना कहते हैं। कैनेडी फिनोमेना को अवॉइड करना है आपने, खुद से नहीं उसको वो स्ट्रेच कर, देखो बोन एक्सपोज है कहीं, ओ बेटा जरा सा झटका मारोगे नीचे बोन पड़ी है। वॉश करते हुए अगर क्या जरूरत है वॉश करने की? आप सर्जन के पास क्यों नहीं भेज रहे? सिर्फ छोटा वुंड है, भेजने की जरूरत नहीं सर, लगती, हम इसीलिए हम- तो मोस्टली हमारे पास आते हैं ना छोटे लड़ाई के केस, हम तो उसको फिर छोटे stitch कर जख्म में देते तो हैं। इतनी ब्लीडिंग नहीं होगी ना, वो तो आप देख सकते हो, वो तो आप गॉज रख के भी उसका ड्राई करके देख सकते हो। वो छोटे का ही हम कह रहे हैं, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो तो हम वो तो रेफर कर अपने देते हैं। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग को तो आप रेफर करें ना, छोटे जख्म है और इतनी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, उसको आप हल्का सा वॉश करें और सेलाइन के साथ वॉश करें, या सेलाइन स्वैब को वो बना लें कि आप अपने कॉटन स्वैब या वो जो होता है गॉज पीस को सेलाइन के साथ डिप करके उसको सोक करके उसका ब्लड थोड़ा सा ड्राई अप करें, तो फिर आप देखें। उसको मैनिपुलेशन नहीं करनी, मैनूवरिंग नहीं करनी, एक्टिव मैनिपुलेशन नहीं करनी आपने। पैसिवली रहते हुए जितना आप कर सकते हैं वो करें, एक्टिवली आपने उसको नहीं करना। जी, जी। और पेरियोस्टियम जैसे है ये जी दिखाओ बेटा। इसमें लगी है, इसको अब काफी ब्लीडिंग हो रही है वो हाँ ये देखो ना, यही मैं चीज आपको समझा रहा हूँ कि जस्ट लुक एट दैट, ये इंतहाई खूबसूरत इंसाइज्ड वुंड है। इसकी हिस्ट्री क्या थी? कुल्हाड़ी से मारा है। कुल्हाड़ी ने, बेटा पता क्या है कुल्हाड़ी का, मैं कल भी आपको बता रहा था अलग-अलग कि प्यारे कुल्हाड़ी प्यारे जो है ना, एक कम से कम भी उसका ब्लेड 5 से 6 इंच वो होगा लेंथ में। दूसरी बात आप जेहन में ये रखो कि कुल्हाड़ी के साथ अगर 1 फुट की दस्ती लगी हुई है ना, तो 2-2.5 फुट मेरा हाथ है, 3 फुट के फलक्रम से जब ऐसे करके कुल्हाड़ी लगेगी ना, तो उसका पोस्टमार्टम ही आएगा। मैंने खोपड़ियों को तरबूज की तरह खुले देखा हुआ है, ऐसे तरबूज की तरह आधी आधी होके खुल गई होती है। ये तो स्कैल्पल से बनाया गया है, ये तो स्कैल्पल। और आप ये देखो ना, कौन सी ऐसी कुल्हाड़ी है कि जितने पहले खूबसूरत से एक तरफ टक उसके लगाया, साथ फिर दूसरी दूसरी तरफ साइड टक लगाया है। ये कुल्हाड़ी से वो मीनाकारी हो रही है, कोई कशीदाकारी हो रही है। ये दिखाएं। ये मेरा नहीं था। हाँ, अब इसको अगर आप जूम करके देखें ना, तो ये देखें, अब आपको नीचे, बेटा ये वाला भी दिखाओ तस्वीर जो आपने दिखाई थी, ब्राइटनेस बढ़ा दो। ये देखो, ये यहाँ पे आप 500 नहीं, यहाँ पे आप अप्रिशिएट करो ना, इस वाली इंजरी पे आप देखोगे तो आप ये देखो कि आपको यहाँ पे जो बेड ऑफ द इंजरी है ना, वो क्लीन नजर नहीं आ रहा। आपको यहाँ पे नीचे टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहा है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये देखें, इसके रगड़ मार्जिन्स भी हैं, ठीक है, इररेगुलर मार्जिन है। इसके मार्जिन देखें तो इंतहाई खूबसूरत क्लीन कट मार्जिन है, और नीचे आपको वुंड बेड नजर आ रहा है। Artistic ये है। बेहतरीन एग्जांपल है 2 वुंड्स की, कि दिस इज द लेसरेटेड वुंड एंड दिस इज द इंसाइज्ड वुंड। अब ये जो लेसरेटेड वुंड है ना, ये स्कैल्प के एरिया में चूंकि स्किन और मसल टाइट हैं, तो इट माइट मिमिक लाइक एन इंसाइज्ड वुंड। इसीलिए मैं कहता हूं हैंड लेंस से देखें। आपको इस तरह के इर्रेगुलर मार्जिन नजर आएंगे तो ये लेसरेटेड है, इस तरह के क्लीन कट नजर आएंगे तो ये इंसाइज्ड है। इसी तरह वो वाला बॉडी का एरिया कि जिस तरह ये एक्सेला है, एब्डोमेन है, स्क्रोटम है, जहां पे लूज स्किन है, वहां पे इंसाइज्ड वुंड भी लेसरेटेड लगेगा। इसमें तो टेलिंग भी काफी हाँ प्रोमिनेंट है। एग्जैक्टली। ये पकड़ो बेटा, ये देखो, इसमें मैं आपको दिखाता हूं। यहां से इसने काटना शुरू किया है, और यहां तक आते आते जो है ना, इसने यहां से यूं करके ऊपर उठाया ब्लेड या स्कैल्पल, जिससे भी बनाया है, ठीक है। कई दफा यहां पे भी आपको थोड़ा सा ना वो मिल रहा होता है कि जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पे भी थोड़ा सा अध कटा सा होता है, फिर डेप्थ इंक्रीज करती है। तो यही चीज इनफ है आपके फैक्टर्स कि जो इस चीज को बताएंगे कि इंजरी फैब्रिकेटेड है या नहीं है। ये बहुत अच्छा किया हुआ है, आप तस्वीरें लेके आए हैं, इसको अप्रिशिएट करना बड़ा इजी हो जाता है फिर इस तरह। जिस तरह ये है, अगर फर्ज करें बोन एक्सपोज नहीं है, हम सीधा खफीफा लगाते हैं, हाँ, फैब्रिकेट नहीं नहीं करते। खफीफा ना लगाओ बेटा, उसको एक्सरे करवाओ, एक्सरे करवाओ और सीटी स्कैन करवाओ। पता क्या है बेटा, जरूरी बात सुने, आपके पास ऐसा जख्म आया है कि जिसमें अंडरलाइंग बोन एक्सपोज नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपने उसको फौरन शजा खफीफा नहीं कर देना, उसका एक्सरे करवाओ। हो सकता है अंडरलाइंग फ्रैक्चर हो,
हो सकता है नीचे एपिड्यूरल हीमाटोमा हो। एपिड्यूरल हीमाटोमा सबसे डेंजरस है। एपिड्यूरल हीमाटोमा का हम कहते हैं कि देयर इज अ ल्यूसिड इंटरवल इन इट। ल्यूसिड इंटरवल मींस के पेशेंट इज एन अपरेंट फेज ऑफ रिकवरी। आप उसको देखते हो, आपको ठीक लगता है कि जा घर चला जा, वो विद इन 24 आवर्स मर जाता है। ऐसे पेशेंट को केयू रखो 24 घंटे के लिए, एडमिट करो अपनी फैसिलिटी में, उसका सीटी स्कैन करवाओ। एपिड्यूरल मिलता है तो उस पर अलग सेक्शन लगेगा, मेनिंजीज तक डैमेज चला गया है, ठीक है। सर हम सीटी स्कैन तब नहीं करवाएंगे जब हमें वॉमिटिंग, नोजिया, ये जो नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ये वो कोई तो हमारे ये medical एडिशनल फैक्टर्स हैं, अच्छा हेड इंजरी के ये signs एडिशनल नहीं मिले। फैक्टर्स हैं। कोई भी GCS मेडिकल वगैरह के साथ आ जाए तो हमें GCS बिल्कुल कराओ बेटा। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जिनको मेरे साथ वाले डॉक्टरों ने शजा खफीफा दिया है और अगले दिन उसका पोस्टमार्टम आया हुआ था, वो एपिड्यूरल हीमाटोमा था, वो मर गया। तो इसलिए कभी भी कहीं भी आपको बुक पिक्चर केस नहीं मिलेगा कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं वही मिलेगा। एवरी केस इज अ डिफरेंट केस, एवरीथिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। मैंने जब नया में आया अपने फोरेंसिक के शोबे में, मेरे वो वाले टीचर डॉक्टर जावेद इकबाल खोखर, ही इज माय मेंटोर। वो मैं जब 3rd ईयर में था, मैंने अपनी एमएलसी की प्रैक्टिकल कॉपी उनके एमएलसी देख के बनाई थी, उनसे पूछ के बनाई थी। तो ही ऑलवेज हेल्प मी आउट। तो फिर इवेंचुअली जब केई में आया तो वो मेरे सीनियर थे वहां पे, तो उनसे मैंने ये पूछा, मैं कहा सर कितने केसों में अकल आ जाती है? और वो पिछले 20 साल से ये काम कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बेटा जिस अकल की आप बात कर रहे हो वो तो अभी हमें भी नहीं आई है। तो इसलिए मैं अब उनका जुमला इस वक्त, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, मैं वही बात रिपीट करूंगा कि डिस्पाइट ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड माय लव फॉर नॉलेज एंड एकेडमिक्स, आज तक मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सब आ गया। इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। अ लाइव शार्क स्विम्स थ्रू आउट द लाइफ, डेड शार्क इज अ स्टेल शार्क। जहां पे कोई समझता है ना मैनू सब आ गया है समझो वो फारिग है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। किसी को भी पूरा इल्म नहीं है। इल्म अगर अल्लाह ताला ने मुकम्मल कामिल दिया है तो वह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया है। उसके अलावा किसी को ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसके पास कामिल इल्म है। हाँ, टुकड़े टुकड़े हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ सूरह कहफ में भी फरमाया कि हज़रत मूसा को कहा है कि जाओ मेरे उस अबद के पास जिसे हमने इल्म लदुन अता किया है। अब खिज़र के पास और इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम एक सिद्दीक, अहले शरीयत सिद्दीक नबी हैं, वो शरीयत का इल्म रखते हैं। तभी तो वो कहते हैं आपने नाहक कत्ल कर दिया, ऐसे आपने उसके जहाज के फटे तोड़ दिए, आपने उजरत ही नहीं मांगी। वो इल्म शरीयत का है, वो इल्म लदुन है, वो अल्लाह ने अलहदा इल्म दिया हुआ है। वो फिर एंड में यही कहते हैं कि ये थे रीजन एंड वी कांट गेट अलोंग, तो वी हैव टू पार्ट वेज। तो इसलिए जिसको जितना इल्म दिया है वो उतना इल्म इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की मखलूक का भला करता है, तो उसके वो नीयत की बात है। दुनिया दिखावा देखती है, अल्लाह के यहाँ नीयत देखी जाती है। सिंपल एज दैट। अब अगला क्वेश्चन बेटा। सर एक 2 question केस। है। जी बेटा। सर अब मुझे आपके पास से ये समझ आ रही है कि कोई भी फेस या हेड की इंजरी हो उसमें मैं लाजमी एक्सरेज और सीटी करवाऊं। जी तो सर बिल्कुल इसमें हमें करवाना। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या वो ब्लेम तो नहीं करना शुरू कर देंगे कि ये तो हर केस में सीटी करवा रहे हैं या इस तरह बेटा delay आपका कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, हमारा कोई शेयर तो नहीं है उसमें कि हम स्कैन करवाएंगे तो हमें कोई 10 रुपए मिलने हैं उसमें से। हमारा कोई शेयर नहीं है उसमें से। हम पेशेंट की बेहतरी के लिए करवा रहे हैं। हम अपने स्किन मेडिकल लीगल को बेहतर करने के लिए टू सेव आवर ओन स्किन करा रहे हैं। वो करवाना है, आपने आप करवाएं। आपको जितनी टर्शरी केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है आप अवेल करें। बीटा ईसीजी करवाएं, यूपीडी करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन लें। अभी तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक अलग लेक्चर रखना है क्रिमिनल अबॉर्शन पे, उसको लोगों ने तुर बनाया हुआ है। सर क्रिमिनल अबॉर्शन पे सर मेरे ऊपर एक इंक्वायरी स्टैंड करवाई थी। बिल्कुल होगी। पेशेंट नहीं सर, उसने कहा था कि डॉक्टर ने ही मेरा अबॉर्शन कर दिया। हाँ, वो बड़ा कुछ ऐसा होता है। उसके लिए मैं लेट्स से कि कल का लेक्चर प्लान करते हैं, वो क्रिमिनल अबॉर्शन पे बात सर करेंगे। इसमें 2 सवाल मैं पूछना चाह रहा था, सोडमी और उधर से वो रेप का भी वही हो जाएगा जी जी। कि टाइम ज़्यादा हो गया था, छठे दिन आया बच्चा, ठीक है। लाइक वाइज उधर भी तो 3 मैंने सोडमी के केसेस किए थे, वो 2 जो है मैं उसमें पूछना चाह रहा हूँ। उधर वो उन्होंने जो एविडेंस था डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा हमारे पास। एक में फाइंडिंग्स थी, ठीक है, और एक में फाइंडिंग्स नहीं थी। अब आप हमें ये बताएं कि जिसमें फाइंडिंग्स हैं उसमें हमने क्या ओपिनियन देना है आखिर में, और जिसमें फाइंडिंग्स भी नहीं थी सजेस्टिव तो उसमें हमने क्या लिखना है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा देखें बेटा, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि सोडमी है
सोडमी मैंने कल भी यही कहा था कि या तो पीनाइल पेनिट्रेशन है या फिर उसके अलावा कोई भी चीज़ यूज़ की गई है। डंडा है, मिर्चें लगा के वो रेक्टम में इंसर्ट कर दिया गया है, वाइपर है उससे भी लोग कर देते हैं। तो वो पीनस हो या डंडा हो या वाइपर हो, वो ब्लंट मीन्स है। तो आपने वेपन में ब्लंट मीन्स लिखना है, ठीक है। हमने वेपन में पीनस नहीं लिखना, हमने वेपन में वाइपर नहीं लिखना। हमने वेपन, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि फायर आर्म में आपने सिर्फ फायर आर्म लिखना है, फायर आर्म में आपने शॉटगन या राइफल वेपन नहीं लिखना, पिस्टल नहीं लिखना, आपने फायर आर्म वेपन लिखना है। इसी तरह जो वेपन्स हैं आपके, वो या शार्प एज है या ब्लंट मीन्स है या फायर आर्म है, उसकी सब क्लासिफिकेशन में हमने नहीं जाना। अब एक केस वो है कि जिसको इवेंचुअली आपको सीरोलॉजी वापस आई है और वो कहती है कि सीमन डिटेक्टेड था, फिर वो कहते हैं कि जी ये इसमें मिक्स डीएनए मिले हैं, एक डीएनए तो अपना उसी का ही है, विक्टिम का अपना डीएनए है, एक डीएनए वो है कि जो वो फलाने के साथ मैच नहीं करता, ए के साथ मैच नहीं करता, कई दफा वो कहते हैं बी के साथ मैच नहीं करता, लेकिन डीएनए मिल रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जिस पे एलिगेशन लगाई गई होती है, मे बी वो विक्टिम नहीं होता, सॉरी मे बी वो असेलेंट नहीं होता, असेलेंट कोई और होता है, बच्चे ने डर से उसका नाम नहीं लिया होता, किसी और का नाम ले दिया होता है, लेकिन डीएनए तो झूठ नहीं बोलता। जब उन्होंने उसको क्रॉस मैच किया होता है, वो कहते हैं डीएनए के सैंपल मिला जरूर है, लेकिन जिसका कंट्रोल लिया गया था उसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में ये इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, पुलिस का काम है कि वो इस पे फर्दर क्या काम करते हैं, हमने उस पे ओपाइन करना है कि सेक्सुअल एक्टिविटी हुई। हमारी ओपिनियन यही होगी, हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड द पीएफएसए रिपोर्ट which suggests that the DNA was detective other than the victim also is conclusively suggestive of that the sexual assault was committed and weapon blunt means ब्रैकेट में उसमें आप पीनस लिख दें क्योंकि आपको सीमन मिल रहा है, ब्रैकेट में आप पीनस लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, अदरवाइज ब्लंट मींस ये ऐसे आपने डिक्लेयर करना है। ये तो था ना कि उधर से हमें रिपोर्ट मिली, हमें रिपोर्ट नहीं मिली, फिर नहीं रिपोर्ट आई नहीं, क्या नेगेटिव आई या आई नहीं? मतलब वो नहीं करते ना 5 दिन के बाद, वो प्रोसेस नहीं करते, वो आई नहीं, तो फिर तो पुलिस आपके पास वापस आएगी नहीं डिक्लेयर करवाने। प्रोविजनल रिपोर्ट जो हमने देनी होती है उसमें क्या लिखें? प्रोविजनल तो केजुओ है ना, सिर्फ केजुओ है, हाँ हाँ केजुओ है, वेपन भी केजुओ, नेचर भी है केजुओ। इनिशियल अपनी दे सकते हैं अगर नहीं, कैसे दे सकता? अब वक्त है कि आपको कोई एक्सटेंसिव इंजरी मिल रही है, देखें आपको अगर हाइमन रप्चर्ड मिल रहा है और उस पे लेसरेटेड वुंड है एट 5 o'clock पोजीशन या 7 o'clock पोजीशन या किसी पोजीशन पे आपको क्लॉक की किसी पोजीशन के वाइज आपको हाइमन पे इंजरी मिल रही है, पेरिनियम में इंजरी मिल रही है, तो आप इंजरी डिस्क्राइब करेंगे। इंजरी डिस्क्राइब करने के साथ आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी मिल रही है, ये सारी चीजें आप डिस्क्राइब करते हुए, हाँ ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि it is suggestive of that the sexual assault has been committed. However, final report shall be issued after receipt of reports from the final report will be issued after receipt of report from the PFSA. ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह सोडमी में भी यही है, आपको अगर ग्रॉस इंजरी मिल रही है, कोई एनल डैमेज मिल रहा है, आपको हो जाता है, वाइपर से मारा गया है तो कट फट जाएगा, वो कई दफा तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होता है, तो आप इंजरी को डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको कोई इंजरी नहीं मिल रही और आपको क्लेम है सिर्फ के जी असॉल्ट हुआ है, फिर आप उसको स्वैब्स लोगे, भेज दोगे, उस पे फिर आप उसको केयूओ रखोगे। कोई इंजरी नहीं मिल रही उसे केयूओ रखो, जहां इंजरी मिल रही है उसे डिस्क्राइब करो, और अगर ऐसी इंजरी होगी तो उसके साथ लाजमन कोई ना कोई और मटेरियल होगा, कोई लुब्रिकेंट होगा, कोई तेल है, कोई क्रीम है, कोई जेल है, नहीं तो वो मिर्चें लगा के जो डंडा अंदर इंसर्ट किया गया, तो मिर्चें भी मिली थी मुझे कि वो एनल रिंग के इर्द गिर्द, तो वो सारा कुछ मिलता है, वो आप उसको डिस्क्राइब करो, उसको डिस्क्राइब करने के बाद उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, प्रोविजनल ओपिनियन दे सकते हैं, और फाइनल ओपिनियन आपकी रिसीट ऑफ रिपोर्ट्स के बाद होगी। इसी तरह अल्कोहल का केस है, उसमें भी एक लगी बंदी स्टेटमेंट है, आपके पास पेशेंट आता है, वॉक इन हो रहा है, आप उसको देखो, आपके ईआर में वॉक इन हो रहा है कि वो स्टैगरिंग गेट के साथ है, डगमगाता हुआ आ रहा है, सही चलता हुआ आ रहा है, उसकी स्पीच कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका डिमीनर कैसा है, वो शाय है, बोल्ड है, एग्रेसिव है, एब्यूसिव है, यूफोरिक है, डिस्फोरिक है, ठीक है, फिर उसकी आईज कंजेस्टेड है कि नहीं, फेस फ्लश्ड है कि नहीं है, जुबान में लड़खड़ाहट है कि नहीं है, ये सारी चीज आप मेंशन करो, बटनिंग अनबटनिंग करवाओ उसकी,
कॉग्निटिव ये फंक्शन टेस्ट करो, फिंगर नोज टेस्ट करो, ये है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे चलवाने की जरूरत नहीं है, वो आप आते हुए उसकी गेट देख चुके हो। तो ये सारा कुछ लिखने करने के बाद ब्लड सैंपल लो, यूरिन सैंपल अगर अवेलेबल है और अगर वो विलिंग है देने के लिए तो यूरिन सैंपल भी लो। अगर उसने वॉमिटिंग की हुई है तो उसके वो कपड़े उतार के वो लपेट के वो भेजो, क्योंकि वॉमिटिंग में भी वो होगा, वॉमिटस में होगा। गैस्ट्रिक अगर वो अनकॉन्शियस का तो गैस्ट्रिक इलाज नहीं करना, ठीक है। अगर वो वैसे है और अभी अल्कोहल है, अगर आप उसका गैस्ट्रिक इलाज करना चाहते हो वो करके आप सैंपल लेना चाहते हो वो लो। और फिर इवेंचुअली आप ओपिनियन में लिखो कि द हिस्ट्री एंड द क्लिनिकल एग्जामिनेशन आर सजेस्टिव ऑफ अल्कोहल इनटेक, however final report shall be issued after receipt of report from the PFSA to whom the blood sample, gastric liver sample, urine sample or the vomitous matted clothes are sent for detection of drugs oblique alcohol oblique poison। क्योंकि sometimes mixture यूज किया गया होता है स्ट्रीट ड्रग्स का, रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं, उसमें आपकी बेंजोडाइजेपिन्स भी होती हैं, उसमें कोकेन भी होती है, उसमें ये आपकी जो बदनामे जमाना आइस है, जो मेटाम्फेटामीन्स हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं, वो भी होते हैं, मॉर्फिन होती है, फिर कईयों ने कफ सिरप पिया होता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन मिल रही होती है आपको। सर जो स्मेल है इसकी अहमियत है इस टेस्ट हाँ हाँ, स्मेल का भी मेंशन करें कि फ्रूटी स्मेल इज कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द पेशेंट। मेरे पास एक पेशेंट आया कम से कम इतने फासले पे बैठा होगा, तो मुझे कहता है डॉक्टर साहब मैंने तो बेनेड्रिल का शरबत पिया। मैं कहा जी जी आपके बेनेड्रिल की यहाँ तक महक आ रही है, वो पता लग जाता है कि बाज़ औक़ात सर केसेस आते हैं अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के, जो वो ज़बरदस्ती पुलिस वाले जो डालते हैं विक्टिम्स के मुंह में। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होता। क्यों? उसकी रीजन ये है कि अल्कोहल का केस है, कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं लॉ में, जिस तरह कल भी मैंने आपको बताया था। उन्हीं अमेंडमेंट्स में एक अमेंडमेंट ये भी है कि अगर कोई बंदा अपने घर के प्रेमिसेस में बैठ के किसी किस्म का कोई नशा कर रहा है तो पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो सीढ़ियां लगा के उसके घर छापा मार के तो उसे पकड़ ले। कोई अथॉरिटी नहीं पुलिस की, कभी होती थी, वो अमेंडमेंट के तहत अब पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं है। अब क्या होता है, पुलिस आपके पास, मैंने आज तक 20 सालों में जितने डॉक्यूमेंट देखे हैं वो ये नहीं देखे कि इसने शराब पी हुई है। डॉक्यूमेंट में हमेशा लिखा होता है शराब पी के वो लगापाड़ा कर रहा था, ठीक है, और वो कर रहा होता है, कहीं वो गुल्लू पाट की तरह डंडा पकड़ा होता है, ट्रैफिक रोकी होती है, पूरा चौक रोका हुआ है, ट्रैफिक रोकी हुई है, कल्ला ही शेर लगा है, शराबा पीतियां, इस तरह लगा होता है, तो वो गोले गुपाड़े पे हमेशा पकड़ा जाता है। पोलर गार्ड जैसे। हाँ, कभी भी इस तरह नहीं पकड़ा जाएगा कि वो आराम से पी के बैठा हुआ है। हाँ, कोई बहुत ही बदकिस्मत है कि नाके पे रोका है, उसने शीशा नीचे किया और ऐसे किया और पुलिस वाले के मुंह पे बबगा पड़ा है अल्कोहल का, तो वो हरी भी उसकी किस्मत है, वो उस सूरत में है। एक ऐसे मैंने ऐसा किया था, यहाँ बाहर ही जेल रोड पे नाका लगा हुआ था, तो वो बड़ा था, बहुत ही मम्मी डैडी किस्म का, बड़ा वेल टू डू और बड़ा यानी कि संजीदा और मैच्योर इंसान था, और उसने डिनाई भी नहीं किया कि हाँ, वो कहता है हाँ मैंने पी हुई है ना, बल्कि उसने इस हद तक कि जब मैंने एमएलसी लिख लिया तो मुझे कहता है दिखाओ मैं देखूं तुमने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। ऐसे केस भी आते हैं। फिर कई ऐसे भी होते हैं, मसलन एक लड़का, यंग लड़का, उसने पी हुई है, उसके साथ एक यंग कांस्टेबल है और एक ओल्ड कांस्टेबल है। ओल्ड वाले को पता है उसे कैसे हैंडल करना है, यंग वाला उसको खिंच रहा है बार बार हथकड़ी को, तो यंग वाले को वो जो गालियां दे रहा है ना, और फिर कहता है ए चाचा बड़ा चंगा। ये एटीट्यूड, ये सारा कुछ आपने उसमें मेंशन करना है कि ये यूफोरिक है, ये अब्यूसिव है, ये एग्रेसिव है, ये शाय है, ये सब कुछ आपने अपने एमएलसी में मेंशन करना है। सर हमारा स्टार्ट हुआ था कि हमें ज़्यादा ये हो गई, आपने बता दिया कि कोर्ट में जब हम जाते हैं, हाँ, तो कोर्ट एविडेंस वाला मामला जो है ना, वो इंतहाई एक सीरियस है, उसे हमें सीरियस लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब आपको समन आए, आप समन को हर हाल में एंटरटेन करो, तावक्ते कि आपकी कोई मजबूरी है, आपका कोई एग्जाम है, आप एग्जाम ले रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आपके यहाँ कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है या कोई ऐसा काम है, या चलो हो सकता है आपकी शादी हो, तो इस किस्म का कोई वैलिड रीजन अदालत मान लेती है। आप उसको हमेशा रिस्पेक्टेबल तरीके से लिखोगे, रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल कोर्ट, इट इज रिस्पेक्टफुली स्टेटेड that I will not be available on the said date due to any जो भी रीजन है आपका, ठीक है, due to my exams, I am appearing in an exam, या I am an examiner and I am taking the exam, या I am going to get married, या कोई ऑपरेशन है, कोई इलेक्टिव सर्जरी है किसी घर में किसी की, अदालत माइंड नहीं करती। अदालत बहुत डिसेंट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो हमेशा आपको देते हैं
मार्जिन देते हैं, ठीक है, वो रिस्पेक्टेबली लिख के, थैंक यू लिख के, और ये लिखो कि आई शैल बी अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट डेट, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा ये है कि 90% जो आपकी अवेलेबिलिटी है वो यू हैव टू मेक श्योर, ये तो कोई 10% था ना, आपकी कोई मजबूरी है। उसके अलावा आपने हर हाल में कोर्ट के समन को एंटरटेन करना है, आपने जाना है। जाने का तरीका ये है कि पहले तो ये है कि आपने वेल ड्रेस होके जाना है, नीट एंड क्लीन जाना है। ये नहीं है कि जिस तरह एक दफ़ा हमारे एक वो गए थे तो अदालत कहती है ये आप किस तरह उठ के आ गए हैं, पजामे में ही उठ के आ गए हैं, ठीक है, इस तरह नहीं। तो आपने नीट एंड क्लीन होके जाना है, वेल ड्रेस होके जाना है। अगर आप ओवरऑल पहन के जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अदालत आपको बहुत रिस्पेक्ट देती है, वो आपको रूटीन के वकीलों के साथ खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन वकील अगर मुझे कहें भी तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। वो भी हमारे ब्रदर कोलीग्स ही हैं, वो भी बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो आपको तंग नहीं करने होते। उन्होंने अपने क्लाइंट से पैसे पकड़े होते हैं, उन्होंने वो जस्टिफाई करने हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि एक तरह से उनकी ये ड्यूटी है कि उन्होंने आपको इनकॉम्पिटेंट विटनेस बनाना है, कोशिश करनी है समहाउ कि डॉक्टर एक इनकॉम्पिटेंट विटनेस है, क्योंकि द मोमेंट आपकी जो इनकॉम्पिटेंसी शो होती है, द मोमेंट आपका जो मेडिको लीगल है या पोस्टमार्टम है वो नल एंड वॉइड हो जाता है कि डॉक्टर ही इनकॉम्पिटेंट है, इसकी तो रिपोर्ट भी गलत होगी। तो आपने कभी भी कहीं भी एग्रेसिव नहीं होना। आपसे सवाल वकील करेगा, जवाब आपने ऑनरेबल कोर्ट को देना है। और मैंने आज तक कोई भी ऐसे ऑनरेबल जज नहीं देखे कि जो आपको सपोर्ट ना करें, क्योंकि उन्हें वकीलों की चालाकियों का पता होता है। वो जहां पे आप झोल खा रहे होते हैं आपको जज साहब सपोर्ट कर देते हैं, अनड्यू सपोर्ट नहीं, जो कि लीगल और वैलिड सपोर्ट होती है वो जरूर करते हैं, ठीक है। तो आपने अपना जितना भी जवाब है, मसलन आप वकील हैं, आपने मेरे से सवाल पूछा है, ये जज साहब हैं, तो मैं कहूँगा टू द ऑनरेबल कोर्ट के ये है। और फिर उसके बाद कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, आप जितने मर्जी सीनियर हो, आपका जितना मर्जी नॉलेज हो, वकील भी फिर वकील होता है। वो अपनी मर्जी का जो है ना जवाब आपसे निकलवाने की कोशिश करता है। मसलन वो आपसे घूम फिर के ऐसा सवाल करेगा कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं, यस एंड नो में जवाब दें, ठीक है। अब यस एंड नो वाली हार्ड एंड फास्ट पॉसिबिलिटी बड़ी कम है, ठीक है। कोई ऐसा सवाल होता है कि ये बताएं ये हो सकता है, तो ऑब्वियसली होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आपसे इस किस्म का सवाल पूछा जाए तो आपके ख्याल में जो आपने केस किया है, आपके नॉलेज के मुताबिक उसमें जो है आप जज साहब से परमिशन लेके वो इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, और वो लीगली डॉक्यूमेंट होती है कि वॉलंटियर्ड बाय द विटनेस। वकील वहां पे पिटता रह जाता है, नहीं डॉक्टर साहब आगे बताने की जरूरत नहीं है, फिर जज साहब आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब आप बताएं जो आप कहना चाह रहे हैं। वो वॉलंटियर इंफॉर्मेशन होती है और वो केस में हेल्प करती है जज को। वो उसने कहा था डॉकेट के अंदर ना, वकील मुझे कहता है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब लिखा हुआ ही नहीं है कि बाजू पे कोई इंजरी है, और आपने मेंशन की हुई है। तो मैंने कहा था है, फिर मैंने दिखाया था, फिर जज साहब ने उसमें स्टेटमेंट लिखवाई थी वॉलंटियर बाय द डॉक्टर, तो वो उन्होंने पूरी लंबी एक स्टेटमेंट लिखी थी। ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर एक और चीज ज़हन में रखिएगा, कई दफा ऐसे होता है कि आपके पास डॉकेट आया है, उसमें पुलिस ने 4 इंजरियां लिखी हुई हैं। आप जब मुआयना करते हो या मरीज आपको बताता है तो पता लगता है कि 2 इंजरियां और भी हैं, तो आप पुलिस से वो डॉकेट रिफ्रेश करवाओ, नया बनवाओ, वो 6 इंजरियां लिखवाओ। आपके पास इंक्वेस्ट फॉर्म आया है, वो बे फार्म आया है पोस्टमार्टम के लिए, उसमें 6 इंजरियां लिखी हुई हैं, आपका पोस्टमार्टम मुआयना बता रहा है कि 10 इंजरियां हैं, वो ठीक करवाओ आप उससे। वो अगर नहीं ठीक करता, रेड बॉल पॉइंट से उसे सर्कल करो, क्वेश्चन मार्क डालो, साइन करो, और उसके कंसर्न एसपी को रिपोर्ट करो कि जी ये इसने इंजरियां इतनी लिखी हैं, मैंने इसको कहा था उसे करेक्ट करें, उसने नहीं करेक्ट की हैं, तो दिस इज रिपोर्टेड टू यू। सर एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर हम एडमिट में गए थे तो वहाँ पे हमें डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको ज़्यादा इंजरीज मिल रही हैं और डॉकेट में सपोज 4 हैं और 2 आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं, तो आप इसको डॉकेट के ऊपर और अपने एमएलसी रिपोर्ट के ऊपर अलग से एक लाइन लगा के लिखोगे कि इंजरीज नॉट मेंशन्ड इन डॉकेट। नहीं, क्यों? और आप उसे आप डॉकेट नया बनवाओ, फ्रेश बनवाओ, पुलिस को दिखाओ, बुला के पुलिस वाले को दिखाओ कि देखो कि ये इसकी और इंजरीज हैं, और डॉकेट तो बन रहा है खिदमत काउंटर से, 2 मिनट में नया बन जाना है। सर उस सर ने तो यही लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था ना एलजीएच में, तो उन्होंने यही बताया था कि आप लिख के असल में वो हमारी प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, पता क्या है, मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप ये करते हो तो फिर इसमें आपकी अपनी मैलिफाइड इंटेंशन आती है। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जो इंजरीज आपने लिखी हैं वो वाकई थी?
उसमें सर ने ये बताया था एंड पे आप भी उस पे साइन करें और उससे भी उसको भी वो क्यों करेगा साइन? नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? वो नहीं करेगा। ठीक है। और अगर आप करवाओगे भी धोखे से करवाओगे तो वो फ्रॉड से साइन करवाओगे आप। इससे बेटा पहले- खिदमत काउंटर एक, ये बाहर निकलो खिदमत काउंटर है अंदर ही और है। ऑनलाइन है, एक बटन दबाना है और दोबारा नया प्रिंट निकल आना है। उसमें क्या कबाहत है कि आप नया डॉक्यूमेंट ना बनवाओ। और जब ये ऑनलाइन नहीं होता था, यार मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले मेरे पास जब पुलिस वाले केस लेके आते थे और इंजरीज की वो वेरिएंस होती थी, डिस्क्रिपेंसी होती थी, उनके पास थाने का स्टैंप लगा हुआ साइन शुदा पेपर होता था, थाने भी नहीं जाना पड़ता था, वो वही मुझे नया डॉक्यूमेंट बना के दे देते थे। यार अपनी अथॉरिटी को समझो, यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन ऑफिसर, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। पुलिस के नीचे लगने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपको असिस्ट करने के लिए है। हाँ, हमने पुलिस के ऊपर खुदा भी नहीं बनना, हम बन भी नहीं सकते, लेकिन अपना जो काम है उसके लिए आपको थोड़ा स्टर्न वो एटीट्यूड करना पड़ेगा। सर अगर वो हमें सर, नया हमें तो ये डॉक्यूमेंट ना last बना वो करते कहते हैं हम इसी पे लिख दें, आप हम इस नहीं, साइन इस कर पे देते नहीं, हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रिंट एक निकलना है, ये वो मुझे उस डॉक्यूमेंट पे भी कहते होते थे, मैं फिर भी नया बनवाता था। या आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस दें, वो करेंगे, कंप्लायंस देंगे आपको। सर, हमें तो और जो ना दे कंप्लायंस, मेरा नंबर है ना, मेरी बात कराएं उससे, मैं उससे पूछूंगा कि हाँ आप बात करो मेरे से। सर आप इतने easily मैं available इजीली अवेलेबल हूँ, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। उसमें हाँ हमारे बेटा, पास आपका जो क्या क्वेश्चन है? यही था कि सर हमें तो लास्ट टाइम यही बताया गया, पहले तो नहीं था। बेटा रजिस्टर दे दो, मेरे ख्याल रजिस्टर चाहिए होगा। सर एक क्वेश्चन और था, ये मैंने पिक्चर दिखानी थी इसमें। सर हमारे पास अभी भी जो एमएनसी के जो डॉक्टर है वो अभी भी हैंड आते हैं। कैंडिडेट आते हैं ना, तो बेटा उनके पास जब भी पुलिस वाला आपके पास लेके आएगा ना, वो बड़े सियाने होते हैं, उनके पास बैकअप में कागज होते हैं, मोहर लगे हुए कागज भी होते हैं, थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उनसे पूरा का पूरा नया अब इससे इसको वॉश कराने की जरूरत है या नहीं है इसमें? एमएलसी जो आया वो भी ये जो अभी रजिस्टर लेके गया वो- अच्छा बेटा, देख लेते हैं, देख लेते हैं। अब इसको हिस्ट्री है कि मारा गया है मुक्कों से, इस तरह ईंट वगैरह या जिस तरह भी वो है। इसको क्या जरूरत है वॉश करने? नहीं, जो क्लॉटेड है उसे ना छेड़ो, ठीक है, भेजो अंदर थिएटर में, वो वॉश करेंगे, वो आपको बताएंगे। ठीक है। इसको आप छेड़ो, हो सकता है इसके नीचे जख्म हो, आप साथ अंदर चले जाओ थिएटर में, जाके देखो जब वो वॉश करते हैं तो। इसको खुद से मत छेड़ो, हो सकता है इसके नीचे ब्लीडर पड़ा हो, इतना ब्लड क्लॉट हुआ है तो हो सकता है इसके नीचे कोई ब्लीडर हो कि इवेंचुअली वो क्लॉट हुआ है, आप उसको छेड़ो तो वो रीब्लीड करना शुरू कर दे। इसके साथ आप थिएटर में चले जाओ, जाके वहां पे देखो। सर ये अब ब्रूजेज हैं ये सारे ये? हाँ, ये ब्रूजेस हैं बिल्कुल। सर थिएटर की आपने बात की, सर हमारी जिस तरह से फैसिलिटी है वहाँ पे सर्जन हाँ बेटा, ये ब्रूजेस हैं सारे। जी बेटा। सर्जन सिर्फ मॉर्निंग में अवेलेबल होते हैं और इवनिंग नाइट में नहीं होते, तो हमें नेक्स्ट डीएचक्यू में रेफर करना पड़ता है। तो सर वो जो डेप्थ है और बोन कोई बात नहीं, फिर आप लिख के भेज दो, सर वो आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट लिख के भेजो ना कि प्लीज कमेंट ऑन द डेप्थ ऑफ द बोन। ठीक है, ये लाजमन लिख के भेजा करो, क्योंकि कई दफा वो सिर्फ वो भी जख्म ही लिख के भेज देते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख के भेजो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सर वो हमें नोट्स मतलब हमें एलजीएच में बता रहे थे कि वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आप नोट्स मंगवाएं। तो सर हम वो मतलब मेरे से तकरीबन हाफ आवर से भी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हमें किस तरह से नोट्स खुद मंगवाएं? बेटा पुलिस किस काम आएगी? पुलिस दरमियान में आप क्यों नहीं समझ रहे हो? सर डॉकेट, LGH वाले पुलिस डॉकेट। डिफरेंट ओपिनियन है सर, वो कह रहे थे कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपने खुद अपने तौर पे बेटा अगर फर्ज करो आपने एक दिन में 10 केस किए हैं, तो आप किस किस केस के पीछे जाओगे? पुलिस वाले की जिम्मेदारी है आपको ये चीजें प्रोवाइड करना। ये कौन आपको मिसगाइड कर रहा है? मुझे नाम बताओ उस डॉक्टर का, कौन है ये जो मिसगाइड कर रहा है आपको? मुझे नाम बताओ उसका, कौन है ये? मुझे उसका नाम बताओ सिर्फ, कौन है? कि ये शाम के टाइम पे किसी ने बताया? बेटा ऐसे लोग हैं, यूनिवर्सिटी का नाम पता है, क्या? इवनिंग में डॉक्टर महवेश है वहाँ पे। बेटा नहीं, आपने डॉक्टर महविश की बात नहीं सुननी है, डॉक्टर ठीक है? हाँ, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक जरूर है कि वो फॉलो अप करे, जाके किसी रेडियोलॉजिस्ट से केस को डिस्कस कर ले, ऑर्थोपेडिक सर्जन से केस को डिस्कस कर ले। लेकिन आपके पास सैकड़ों केस हैं, हर केस में आप पीछे जाके नहीं, पुलिस का काम है ये। जो मेडिको लीगल एक्सरे है वो पुलिस की प्रेजेंस में होना चाहिए, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना है हमने। पुलिस वाला ट्रीटमेंट नोट्स लेके आएगा। सर हमें ये भी बताया गया कि मेडिकल लीगल एक्सरे में आप पहुंच जाएंगे।
बस फिर हो चुका काम। अगर हर एक्सरे में, हर ऑपरेशन में आपने खुद ही जाना है तो फिर आप लोगों ने क्लिनिकल काम भी करना है, ठीक है, आउटडोर भी चलाना है, और आपने जो है ना कहीं कोई थिएटर का छोटा मोटा काम भी करना है, इमरजेंसी भी चलानी है, और फिर हाँ लेबर रूम में भी आपने ही जाना है, और फिर आप जो है ना एक मेडिको लीगल एक्सरे के लिए भी आपने खुद ही जाना है, थिएटर में भी आपने खुद ही जाना है। वाह, इतने ओमनीपोटेंट अब जिस दिन हो गए तो फिर और चाहिए क्या। पुलिस बेटा, पुलिस आपको इसीलिए असिस्ट करती है दरमियान में। मुझे एक दफा अदालत में ये पूछा गया कि डॉक्टर साहब आपने ये टाइम ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ डेथ कैसे लिखा है? मैंने कहा जी पुलिस पेपर से लिखा है। तो वो आगे से कहते हैं कि जी पुलिस अगर गलत कह रही है तो। मैं कहा जी वी वर्क अंडर द assumption that our police is honest and hard working, simple as that। हम अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम के तहत सर्कमस्टांशियल वो जाए वकुआ पे आप खुद जाते हो, राइगर मॉर्टिस आप खुद देखते हो, इंजरीज आप खुद देखते हो, पोस्टमार्टम स्टेनिंग आप वहां पे खुद देखते हो। जब तक आप क्लियरेंस नहीं दे देते क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वाले के जो ट्रेस एविडेंस कलेक्ट करने आए होते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट, वो बॉडी को हाथ भी नहीं लगा सकते। पहले मेडिकल एग्जामिनर जाता है, बॉडी का टेम्परेचर लेता है, राइगर मॉर्टिस चेक करता है, लाइवर मॉर्टिस चेक करता है, बॉडी की इंजरीज चेक करता है, बॉडी की पोजीशन चेक करता है, किस पोजीशन में बॉडी पड़ी हुई है। ये सारा कुछ करने के बाद, क्लियर करने के बाद वो फोरेंसिक साइंटिस्ट को कहते हैं ओके नाउ द सीन इज योर्स। फिर वो अपना ट्रेस एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तो ये मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम अगर राइजल वक्त हो पाकिस्तान में, फिर आपने ये, फिर भी आपको पुलिस असिस्ट करती है हर जगह। आपने नहीं भागते जाना। कितने केसों में आप भागोगे? इधर आप पोस्टमार्टम कर रहे हो, उधर आप मेडिको लीगल एक्सरे कराने जाओगे, या उधर आप मेडिको लीगल एक्सरे कराने गए हो तो फिर ऑपरेशन नोट्स लेने जाओगे, उधर ऑपरेशन नोट्स पकड़ोगे तो उधर पोस्टमार्टम करने जाओगे। इनसे जिन डॉक्टर महविश से जरा पूछना था वो पर्सनली कितने केसेस में खुद गई हैं लेने। ये पूछिएगा जब नेक्स्ट टाइम अगर मुलाकात हो ना तो उनसे पूछिएगा कि मैडम आप कितने केसेस में एक्सरे खुद करवा के लाई हैं, या आप खुद कितने केसेस में जाके ट्रीटमेंट नोट्स लेके आई हैं। पुलिस का काम है ये। हाँ, अगर कहीं पे कोई ग्लिच आ रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक प्रोफेशनल कर्टसी के तौर पे जाएं। मसलन मेरा ये इधर ही एक सर्विसेज में केस था, वो कहते हैं कि जी ये बंदा ना थोड़ा फातरो लकल है, तो इसने मस्जिद में जाके अजान दिया है, तो महल्लेदारों ने इस चीज पे एतराज किया और इसे चपेड़े मारी हैं। हिस्ट्री चपेड़े मारने की थी, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ब्रूज भी था। मैंने एक्सरे करवाया यहीं के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो माशाल्लाह मैग्जिला का फ्रैक्चर। वो मैंने कहा चपेड़ थी कि कौन सा सुपरमैन ने चपेड़ मारी थी कि उसकी मैग्जिला फ्रैक्चर हो गई है। मैं एक्सरे लेके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनके पास गया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बेटा कोई एक्सरे नहीं, फ्रैक्चर नहीं है। तो जो जूनियर डॉक्टर था जो रेडियोलॉजी के लिए उस वक्त सिर्फ रोटेशन पे आया हुआ था, उसको बुलाया और उसे दिखाया, और उसे फिर प्रोफेसर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी कि आइंदा मेडिको लीगल की कोई भी रिपोर्टिंग करने से पहले मुझे एक दफा एक्सरे दिखाओ। ये प्रोफेशनल कर्टसी है जो आप खुद जाओ, हर केस में पीछे नहीं भागना आपने। वो एक रूटीन पुलिस आपको असिस्ट कर रही है, वो आप उसको फॉलो करो। आप तो पागल हो जाओगे अगर हर केस में आप खुद फॉलो थ्रू करने लग जाओगे तो। जी बेटा। सर जिस तरह एक्सरेज आपने कहा कि पुलिस की कस्टडी में करवाएं, और सर वो बात का पुलिस भी सर इन्वॉल्व हो सकती है सर। उन्होंने अगर हमें एक्सरेज वो ला दिए जिसमें फ्रैक्चर है तो सर हम तो अंदर अगेन वी वर्क अंडर द assumption that our police is honest and hard work। सर वो तो एंटी करप्शन में तो हमारे खिलाफ जो नहीं, आपके खिलाफ क्यों होगा? आपके खिलाफ क्यों होगा बेटा? पता क्या है जो एक्सरे है उसमें ये है कि एक्सरे एक एविडेंस है, वो साथ आप उससे पुलिस वाले से वसूली करवाते हो, वो जुडिशियल फाइल में लगा होता है। वो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जो लॉस्ट एंड फाउंड में हमें ढूंढना पड़ेगा। वो जुडिशियल फाइल में लगा होता है एक्सरे, और आप उस एक्सरे की तस्वीर बना के रखो, आप विक्टिम की भी तस्वीर बनाओ। बेशक फोटोग्राफिक एविडेंस एडमिसिबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन वो तस्वीरें आपको बाद में हेल्प करती हैं। अब तो मोबाइलों में 256 मेमोरी जो रॉम है मामूली सी बात है। अलहदा से फोल्डर बना के रखो जिसमें मेडिको लीगल की सारी तस्वीरें, केसों की बाय नेम रखो, उनके एक्सरे की तस्वीरें बनाओ। ये चीजें आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड में भी काम आएंगी और प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड में आपके भी काम आएंगी, हमारे भी काम आएंगी केस का फैसला करते हुए। और सर जो हम एक्सरेज करवाएं तो सर हम हर एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट के पास रिपोर्टिंग के लिए भिजवाएं? हाँ, खुद से नहीं हमने ओपिनियन करना,
एक्सपर्ट के पास भेजे हैं, वो किस लिए रेडियोलॉजिस्ट बैठे हैं, उनके पास भेजे हैं, वो उस पर ओपिनियन देंगे। सर हम थे कोर्ट में कि डिफेंस कैसे करना है, कोर्ट हाँ। एविडेंस जो है वहाँ कैसे करना है। देखें, कोर्ट में आप गए, सबसे पहले तो आपका चीफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड होगा, उसमें आपने जो कुछ लिखा हुआ है ना, पोस्टमार्टम मिसलन मैं आपको बताता हूँ, हमने पोस्टमार्टम लिखा, इट इज अ डेड बॉडी ऑफ एन अडल्ट मेल विद हेल्दी बिल्ड of body length 169 centimeter, clad in so and so clothes having corresponding holes, clothes removed and signed and handed over to police as case property, rigor mortis present and postmortem staining present in between areas of contact flattening, eyes closed, mouth closed, injury number 1 और इस तरह करके ये जब हम कोर्ट में चीफ एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहे होंगे, ये सब कुछ पास्ट टेंस में चला जाएगा और उसमें ये होगा कि आई वॉज प्रेजेंट एट द ड्यूटी ऑन द डेट मेंशन्ड, लाइक जो भी है उस पे, इस टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे I received the docket and I conducted the postmortem examination of so and so son of so and so age, this identified by these people and whose cause of death and time of death was mentioned by police, this and information furnished by police was whatever firearm weapon, इस तरह। फिर आपने लिखवा लिया, वो पास्ट टेंस में फिर हम लिखेंगे, वहां पे रिकॉर्ड करवाएंगे, इट वॉज अ डेड बॉडी ऑफ एन अडल्ट मेल विद अ हेल्दी बिल्ड of body length 169 centimeter, clad in these clothes and handed over to police as case property, वो past tense में आता चला जाएगा। इस तरह आप अपना सारा चीफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करवा लोगे। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन पे वकला आपसे सवाल पूछेंगे। वकला हज़रात के ज्यादातर सवाल इस चीज पे होते हैं कि डॉक्टर साहब आपको डॉकेट कब वसूल हुआ, डॉकेट वसूल होने का टाइम क्या था, आपका जो है पोस्टमार्टम करने का टाइम कब था, टाइम ऑफ डेथ क्या था, वो इस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं। राइगर मॉर्टिस के बारे में पूछ सकते हैं, प्यूट्रिफेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। इस सारी चीज़ पे ना ये जो टाइम और डेथ है, जो आप एंड में भी लिखते हैं, प्रोबेबल टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम एंड प्रोबेबल टाइम बिटवीन इंजरी एंड डेथ, इस पे एक अलहदा लेक्चर रखेंगे। वो पूरा मैं आपको पोस्टमार्टम का सारा अलहदा कराऊंगा। जी सर, ये बेटा। जो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स उनके पास जाते हैं, यानी कि वो लेके जाते हैं, कोर्ट वाले भी ले जाते हैं, पुलिस भी ले जाता है, दूसरे विक्टिम वाले भी ले जाते हैं। अब वो फोटो कापीज होती हैं, वो उसको टेस्ट करना किसका काम है? बेटा अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपके डिपार्टमेंट से इशू होती है और वो कोई भी ड्यूटी डॉक्टर कर सकता है, जो भी उस वक्त ड्यूटी पे है। वो जरूरी नहीं है कि अगर आपने पोस्टमार्टम किया है तो आप ही उसे अटेस्ट करोगे। जो भी उस टाइम पे ड्यूटी डॉक्टर है, मैं कर दूंगा। सर, मैंने लास्ट टाइम एक कोर्ट एविडेंस में गया तो उसमें ना ये था कि अटेस्टेड थे स्टैटिकल क्लर्क नहीं, क्लर्क नहीं, डॉक्टर करेगा, डॉक्टर करेगा। जो भी आपका कुलीग है, जो आपके साथ कुलीग है, जो डॉक्टर है, वो करेगा। क्लर्क की क्या अथॉरिटी है कि वो टेस्ट करके दे? ये कोई क्लरिकल डॉक्यूमेंट तो है नहीं, इट्स नॉट अ क्लरिकल डॉक्यूमेंट। बेटा इवन क्लर्कों के या कोई भी बंदा या काउंसलर के पास भी, आपके पास जब कोई चीज अटेस्ट कराने आता है, वो कहते हैं कम से कम ग्रेड 17 से कराओ। तो क्लर्क ग्रेड 17 का तो नहीं है ना यार। क्लर्क तो कभी भी कहीं भी अथॉरिटी नहीं रखता अटेस्ट करने की। मिनिमम अथॉरिटी टू अटेस्ट डॉक्यूमेंट इज ऑफ विद ग्रेड 17। क्लर्क का क्या काम है वहां पे कि वो अटेस्ट करके दे? क्योंकि वहाँ पे जो इशू करते हैं ना, वो फिर वहीं से जो पुलिस वाले करवा के ले जाते हैं, जो भी उन्होंने साइन किया होगा BVH में, तो वो नहीं, इस चीज को ठीक करें। सर ये हम अपना रजिस्टर साथ लेके जाते हैं यहाँ पे? कहाँ? हाँ, अगर आप रजिस्टर साथ ले जाओ वो तो बेहतरीन चीज है, वंडरफुल। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि 4 साल बाद, मैं तो एक दफा 10 साल बाद भी एक केस में वो गया हूँ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो वो आपकी जो फोटोकॉपी होती है ना, जो जुडिशियल फाइल में लगी होती है, वो फट गई होती है। आप वहाँ चीफ लिखवाने बैठते हो तो पता ही नहीं लग रहा होता तो अगला जख्म कहाँ गया। तो वो आप अपना ओरिजिनल रजिस्टर अगर साथ ले जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। असूली तौर पे लेके भी जाना चाहिए। हाँ, वो प्रॉब्लम है कि आपकी मसलन आपने BVH में किया था पोस्टमार्टम, आपकी ट्रांसफर लाहौर हो गई है, ठीक है, हाँ, वो नहीं, एविडेंस तो उधर ही होगा। या फर्ज करो मैं पहले KE में था, मेरी ट्रांसफर सिम्स में हो गई है, तो वो वहां से रजिस्टर लेना मेरे लिए थोड़ा सा, इतना भी नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर इफ आई गो ऑल द वे, मैं वहां से जाके ले लूं तो वो एक अच्छी बात है। वो रजिस्टर देंगे या फोटो कॉपी कराएंगे सर? नहीं, रजिस्टर ही आप वहां पे आप लेके दे के आएंगे, अपनी रिसीविंग दे के आएंगे कि आप अदालत के लिए लेके जा रहे हो।
और समटाइम्स ये है कि अगर आप नहीं लेके जाते और अदालत में कटी फटी कापी मिलती है तो फिर आपको ला मोहल्ला अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को कंसल्ट करके वो लेना पड़ता है रजिस्टर। सर इसमें अब उस वक्त तो मुझे नहीं समझ आई, अभी जब हमारी बात हुई है ना एविडेंस पे, जी। तो मुझे 2-3 बातें समझ आई हैं। अब वो जो वकील था उसकी कोशिश ये थी, डॉक्टर साहब जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे यस और नो में ही जवाब दें, ठीक है। वो कह रहा था डॉक्टर साहब दिस थे फ़लानी चीज़ जो है ये मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको फिर बताता था कि इस बात का जो मकसद है ये है। उसने मुझसे पूछा जो ज़रब थी वो लगी हुई थी यहाँ बैक पे, तो यहाँ आपने हिप लिखा हुआ है, जो वो है डॉकेट है उस पर हिप कहीं मेंशन नहीं है, तो आप ये बताएं कि डॉकेट में मेंशन है या नहीं है। अब यस और नो में उनको जवाब देना है या पूरी कहानी बतानी है, क्या करना है? यस और नो में जितना उसने सवाल पूछा है ना उसका तो आप यस और नो में जवाब दो, लेकिन फिर आप ये बताओ कि पुलिस ने लिखा हुआ है कमर के निचली जानिब, और उसे ये आप बताएं कि कमर के निचली जानिब को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हिप कहते हैं, कि जहां से हिप स्टार्ट हो जाती है उस एरिया को हम हिप ही कहते हैं। या आप अपने तौर पे उसे बताओगे। हमने अदालत में और अपनी रिपोर्टों में मुश्किल किस्म की मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं लिखनी, हमने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन नहीं लिखना। आप अगर बोनी लैंडमार्क का रेफरेंस दे रहे हो तो हिप बोन लिखो, ताकि वो अदालत को और वोकला को समझने में आसानी रहे। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं लिखनी राइट इलियक फॉसा, आप लिखोगे राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन आउटर राइट पार्ट। सर डीएसएमबी में जाएंगे वो कहेंगे हिप तो इतनी बड़ी है, आपने कहाँ से लैंडमार्क लिया था? नहीं, हिप का ये है कि आप उसमें जिस तरह कॉलम कह रहे थे कि पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट या ये जो है इलियक क्रेस्ट, ठीक है, वो आप जो भी इंजरी है उस हिसाब से आप देखेंगे ना। नहीं, जब आप उसको बाकायदा लिख रहे हैं, आप देखें, आप ये लिख रहे हैं कि द इंजरी इज प्रेजेंट इन द आउटर अपर क्वाड्रेंट ऑफ द हिप, ठीक है। हिप को आप 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दो, अपर आउटर क्वाड्रेंट, और फिर इलियक क्रेस्ट से आप इतना नीचे लिखते हो, और फिर साथ आप नेटल क्लेफ्ट से लिखते हो। इसीलिए 2 लैंडमार्क्स का मैं कह रहा हूं, अम्बलाइकस को लैंडमार्क बनाओ, निपल को लैंडमार्क बनाओ, अम्बलाइकस के गिर्द गिर्द क्लॉक के हिसाब से लैंडमार्क बनाओ, 1 o'clock फ्रॉम अम्बलाइकस, निपल का राइट निपल का, एंटीरियर मिड लाइन का बनाओ, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन का बनाओ, पोस्टीरियर मिड लाइन का बनाओ, ये सारी चीजें ऐसी। और जहां बोन है बोनी लैंडमार्क बनाओ, लोअर पोल ऑफ स्कैपुला का, या जो भी आपको मिल रहा है उसका आप मेन लैंडमार्क बताओ। 2 लैंडमार्क के रेफरेंसेस से आप बताओ, फिर उसके हिसाब से आप मेंशन करो, तो फिर एक्यूरेट आपकी इंजरी की डिस्क्रिप्शन इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि आप बोलो और तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। ये अच्छा, फिर आखिरी जो सबसे आखिरी जो वकील की एक तो कोशिश सारे एविडेंस पे रहनी है कि आपको इनकॉम्पिटेंट विटनेस डिक्लेयर किया जाए। जब सारा कुछ अच्छा हो जाएगा तो एंड में वकील की मजबूरी है एक सवाल करना, डॉक्टर साहब ये जो आपने पोस्टमार्टम किया है ये सब बकवास है, ये सब नल एंड वॉइड है, ये सब फैक्टिशियस है। अपने ऑफिस में बैठ के आपने पुलिस वालों के साथ मिल के मन घड़त रिपोर्ट लिखी है और इसका सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी इतनी लंबी बकवास का सिर्फ एक ही जवाब है और वो आपने अदालत को देना है, दिस इज इनकरेक्ट टू स्टेट। और यही जवाब मैंने इसी तरह दिया था, जज साहब भी मुस्कुराए थे, वकील खुद भी हंस पड़ा था। यानी कि उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है आपको प्रोवोक करने की, और अगर आप प्रोवोक हो गए वे नहीं है मैं वाकई मैं ही कीता है डॉक्टर आए, ये आपका जवाब देना बनता ही नहीं है। इसका सिंपल सा लिखा पढ़ा सा जवाब है, दिस इज इनकरेक्ट टू स्टेट। मतलब कोई भी वो बात करे हम उसमें ये कह सकते हैं, करने के लिए कहेगा उसको आप कहेंगे दिस इज इनकरेक्ट टू स्टेट। आपने प्रवोक नहीं होना, ये लिख ले। हाँ, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने प्रवोक नहीं होना। अगले की कोशिश ये है कि आपको गुस्सा दिलाए। और एक दफा इंसान को किसी भी बात में कहीं भी, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट है, चाहे वो ऑफिस का डिस्प्यूट है, चाहे वो अदालत है, एक दफा आपको गुस्सा आ गया ना तो फिर आप लाइन से उतर गए, फिर आप गए, फिर आप यू आर अ सिटिंग डक दैट डोज फिर आप मारे गए। सर इसका ना डीएसएमबी का पीएसएमबी का भी एक अलग से रखें कि उसमें जब जाते हैं तो उसमें क्या करना है। वो भी एक लेक्चर रखते हैं जिसमें मैं आपको ये गाइड कर दूंगा कि डीएसएमबी में जब आपने जाना है वो आपसे क्या पूछ सकते हैं,
आपने कैसे बताना है और पीएसएमबी में आपने क्या ड्यूटीज हैं आप? अच्छा सर, एक और बात वो कोर्ट में था, मुझे अचानक याद आ गई। मोस्टली जब हम जाते हैं ना, हम अपना रीड करते हैं एमएलसी या पोस्टमार्टम, मोस्टली एमएलसी में इंजरी की डिस्क्रिप्शन सही लिखी हुई है, और बाज़ बात इमरजेंसी में बैठे होते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, नीचे शजा और लिख देते हैं, बादिया होता है, ठीक है, नीचे वाला लगा दिया या ऊपर वाला लगा दिया, याद नहीं रहते ना, देख के वो करते हैं ऊपर वाला। तो उस वक्त क्या करना है, मतलब ऊपर अब जो डिस्क्रिप्शन अच्छा, है, ऊपर ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो बिल्कुल थी। ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जब आपने चीफ एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना, आपको जो लिखा हुआ है ना वही रिकॉर्ड करवाना है। आपने वहां पे अमेंडमेंट नहीं करनी, वहां बैठे बैठे आपने नहीं देखना ओहो अच्छा हाँ, मसलन आपने लिखना ये था कि लेफ्ट निपल से वो मीडियल था तो और मिड लाइन से इतना था, तो आपने लिख दिया कि वो लेफ्ट निपल के लेटरल था और वो मिड लाइन से इतना था, तो आपको खुद लग रहा है यार मैं भोंगी मारती है, ठीक है, लेकिन आपने वहां पे उस वक्त, या फिर आपने प्यूट्रीफाइड बॉडी थी, ठीक है, आपने लिखना था विसरा प्यूट्रीफाइंग 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 प्यूट्रीफाइंग, आपने हर जगह हेल्दी 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 लिख दिया। उस वक्त आपने वहां पे अदालत में बैठ के नहीं कहना और नहीं ये तो प्यूट्रीफाइंग थे, नहीं, जो लिख दिया वही ऐसा ही रिकॉर्ड करवा दें। अच्छा, यही केस जब आगे जाता है, यही केस जब आगे जाएगा, फर्ज किया कॉज ऑफ डेथ एस्टैब्लिश करना होता है, वो इंजरी और उसके डैमेज से होती है। मैं आपको चीज़ें तो- एग्जैक्ट बताता हूँ जी, केस जी। क्या था। 3 इंजरीज थी, एक मैंने उस वक्त डिक्लेयर कर दी थी, 2 के मैंने करवाए थे एक्सरे। अब एक था यहाँ पे वूंड था लेसरेटेड थंब के दरमियान और इंडेक्स के दरमियान, वो पेनिट्रेटिंग वूंड था ढेर सारा अंदर, ठीक है, तो वो 337 L2 नहीं बनता था, ठीक है, और जो दूसरा था उसमें बोन फ्रैक्चर आई थी, वो मैंने लिख दिया। अब क्योंकि वो जो उधर से रेडियोलॉजी की तरफ से आया, उसमें था कि एक में फ्रैक्चर नहीं है, एक में फ्रैक्चर है। अब मैं अजम्पशन में था कि फ्रैक्चर वहाँ पे नहीं है, मैंने 337 L2 दे दिया। मेरे जहन में नहीं था कि इधर जो था ना लेसरेटेड वूंड था, ठीक है, वो दामिया बन रहा था उसका, मुतलहमा बनेगा ना, फिर लेसरेटेड वुंड तो मुतलहमा बनेगा जी। तो अब वो मुझे याद नहीं आया, मैंने लिख दिया। अब मैं वहाँ गया तो वो मुझे नज़र आ गया ऐसे। तो यही केस अब जाता है आगे, DSMB में जाता है, वो कहेंगे डॉक्टर साहब उत्थे लिखिया थले लिखिया एक ही। हाँ, तो वो उसमें ये है, अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए और आपको DSMB पूछे या PSMB पूछे, तो जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि इट वाज एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक, आई वाज बिजी ऑन दैट डे, आई वाज आल्सो अटेंडिंग इमरजेंसी, मे बी आई वाज बिजी इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो ये मैंने ऐसे केस किया था, या मेडिको लीगल केसेस ही उस दिन इतने ज़्यादा आ गए थे। और आप रजिस्टर देखोगे आपको पता लग जाएगा कि यार मैंने तो इस दिन 15 केस किए थे, मैंने एक दिन में 115 केस किए हुए हैं। सिविल लाइन थाने का जब ब्लास्ट हुआ था तो 115 मेडिको लीगल किए थे। तो जब आप इतना ओवरवर्क्ड एंड ओवरलोडेड होते हो तो वो इनएडवर्टेंट मिस्टेक होना एक ह्यूमन एरर है, उसमें आप उसको कह दोगे जी हाँ, उनको लिख के दे दो। अभी भी एक केस है हमारे पास, एक हाई कोर्ट की रिट आई हुई है, उसमें डॉक्टर ने KUO रखी हुई है इंजरी नंबर 3N5, तो उसने बाद में इंजरी नंबर 4 को डिक्लेयर कर दिया, जिसको वो ऑलरेडी L2 डिक्लेयर कर चुका हुआ था, उसी को उसने मुतलहमा वो मुनक्कला डिक्लेयर कर दिया। तो हमने फिर उससे रिटर्न मंगवाया है उसके लेटर हेड पे कि ये लिखना था, वो इनएडवर्टेंटली लिखा गया, वो कोई इतनी क़यामत नहीं आ जाती, वो आप उसको एज ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी भी होती है, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, आप उसको लिख देंगे जी ये अनइंटेंशनल इनएडवर्टेंट क्लरिकल मिस्टेक है, टाइपोग्राफिकल एरर। बड़ी अच्छी बात है सर, इसको ना थोड़ा सा आपने एक नए लेक्चर में ये बताना है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे हमने बचना है, जो हम पे पीटा की तरफ या हमें एक हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। वो मैंने कराना है आपको, वो मैंने लाजमी कराना है, उसमें सारी डिटेल बतानी है। एक्सरे के लिहाज से मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि आपने कहा कि एक्सरे हमने लाजमी करवाने हैं सर, अब हमारा रेडियोलॉजिस्ट अदर डिस्ट्रिक्ट में है, तो सर उसमें अगर उस दौरान वो फैब्रिकेट कर देते हैं और वो इंजरी को थोड़ा मतलब फ्रैक्चर कर देते हैं, उन्हें लग रहा है कि एक्सरे में नहीं है। बेटा पता क्या है, इसका मैं एक ही जवाब दिया करता हूँ, टू मेनी असम्पशंस, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। बेटा तो फिर आपने तो वही करना है जो आपको एविडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसमें तो हम फैब्रिकेटेड को, मैं उसका हल बताता हूँ आपको, आप जो बात कह रहे हो वो मैं समझ गया हूँ। होता ये है कि एक केस आया है, आज एक केस आया, उसकी 2 into 3 सेंटीमीटर स्वेलिंग है सिर्फ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द राइट फोर आर्म पे, ठीक है, आपने उसको लिखा है और KUO कर दिया है। वो पार्टी ने आपके जो पैरामेडिकल असिस्टेंट है उससे पूछा यार की है,
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ एक्सरे लिखा है, कित्थों कराना है, उत्थों कराना है। अच्छा अब वो क्या करेंगे कि कल जाके वो बाजू तोड़वा लेंगे। इसका एक सिंपल सा हल है जो मैंने कल भी आपको बताया था। आपको ऐसी कोई इंजरी मिलती है, आप अपनी फैसिलिटी से बेशक नॉन डिजिटल एक्सरे है वो करवा लो। सर हमारे इवनिंग नाइट में एक्सरे नहीं होता। बेटा बुलवाओ, कितनी दूर रहता है टेक्नीशियन? हमारा भी होता है, टेक्नीशियन पास ही रहता है, वो ज्यादा आरएचसीओ से ज्यादा दूर नहीं रहते। ये नहीं है कि आरएचसी का टेक्नीशियन जो है कसूर का वो फैसलाबाद रहता है और रोज फैसलाबाद से आता है, पास ही उसका घर है, बुलाओ उसे। अब उसे तो बुलाओ, उससे अब काम वैसे हम करवाओ। बुला सकेंगे कि हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि करना है, एमएस को हाँ। कॉल करेंगे हाँ। कि बंदा भेजें, तो मेरे ख्याल हाँ, आप भेजेंगे भी बुलवाओ सही। उसे। अब शायद नहीं है तो एमएस को कहो राउंड द क्लॉक आपको टेक्नीशियन अवेलेबल करे, क्योंकि ये होता है लोग अगले दिन जाके बाजू तोड़वा लेते हैं, जी सर, यही बचा। ये करते हैं लोग। आई नो, मुझे अक्सर कॉलें आती हैं कि सर आप क्या करें। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है और अपनी फैसिलिटी पे कोशिश करें। और कभी प्राइवेट एक्सरे ना करवाएं, कभी पार्टी को ये ना कहें नाल दुकान है इथों करा ले आओ। जी सर, प्राइवेट तो हम नहीं करते। प्राइवेट नहीं कराना।